राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए यूनिवर्सल सारा उसके लिए हम बूटिंग प्रोसेस में भी सॉरी ट्रबल शूटिंग बूटिंग रिलेटेड कुछ भी ट्रबल शूटिंग यूनिवर्सल करना है उसके अंदर भी आपको बूटिंग प्रोसेस भी ये सारा पता होना चाहिए। राइट। सो इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे आता है अपना, जैसे मैंने अपना मशीन मेरा पावर ऑन किया उसके बाद क्या होगा, मेरा बायोस हो जाएगा। बायोस मीन व्हाट इज बायोस? राइट, यस। बट एक्चुअली करता क्या है, क्या रोल है उस सिस्टम के अंदर का, और क्यों है, नहीं रहता तो चलता नहीं क्या, क्यों उसने रखा है? ओके, information and driver related information about position of the connected hardware. ओके, और कुछ बोल सकते हैं? और कुछ? It's actually firmware. Yes. There is the processor that. Processor, right? So एक BIOS नथिंग बट एक छोटा प्रोग्राम है जिसको firmware बोलते हैं। जो BIOS के अंदर अभी अपना नॉर्मल BIOS होता है, दूसरा अभी लेटेस्ट जो आया UEFI, राइट, वो भी अपना BIOS है, राइट। बट वो एडवांस BIOS, वो भी इसको BIOS नहीं बोलते, एक्चुअली firmware ही बोलते हैं, राइट। वो firmware मतलब प्रोग्राम है जो सिक्योर प्रोग्राम है, उसके अंदर और एडवांस टूल्स उसके अंदर डाल के दे दिए उसने, जिसके अंदर आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप BIOS को भी कस्टमाइज कर सकते हैं UEFI के अंदर, जो यहाँ पे हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, वहां का कस्टमाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट उसके अंदर मैंने एक चीज ये दिखी थी, मुझे सबसे बहुत अच्छी लगी थी उसकी UEFI की, वो बोलता है कि आप अपना जो ड्राइवर का इंफॉर्मेशन एंड ड्राइवर के फाइल्स आप यहाँ पे भी डाल सकते हो पूरा, या वो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने OS को इंस्टॉलेशन भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम Red Hat 7 वो सर्वर के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने हार्ड डिस्क नहीं दिखाया, तो उसका मतलब क्या था, वो रेड कार्ड उनके OS के अंदर ड्राइवर्स नहीं थे, राइट। तो वो लेवल से आप मतलब क्या करते हैं, ये UEFI के अंदर कस्टमाइज, और UEFI के अंदर आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, जो नॉर्मल BIOS में इतनी सिक्योरिटी नहीं, जितनी UEFI के अंदर आप सिक्योरिटी बढ़ती है, राइट। सो बेसिक इनपुट आउटपुट, राइट, बेसिक इन आउट, राइट। जो भी आपके इन आउट वाले जो अपना ये है डिवाइसेस, राइट, सब में पूरा प्रोसेस वहां पर वही कराता है, बट अभी OS के साथ कम्युनिकेशन कौन कराता है, ये मेरे सारे डिवाइस के साथ, राइट। सो अभी यहाँ पे रोल किसका आता है, कर्नल का आ जाता है। कर्नल क्या करता है, सारा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन लेता है BIOS के पास से, और BIOS बाद में क्या करता है, ये कर्नल क्या करता है, OS के साथ बाद में कम्युनिकेशन कराता है, राइट। तो BIOS के अंदर जैसे मैंने पावर ऑन के पहले BIOS में फर्स्ट दो प्रोसेस किसका कराएगा, पोस्ट, राइट। पोस्ट मीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, राइट। सो पोस्ट में मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब उसके अंदर क्या होता है, possible way to pass the information in the right direction. If something goes wrong, immediately but what, कौन सा ऐसा कुछ रॉन्ग होता है तो वो करता है क्या, वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग रैम और ये हार्ड डिस्क कनेक्टेड जो भी रहेगा वो टेस्ट करेगा, कभी सिग्नल हार्ड डिस्क पावर सप्लाई भी चेक करेगा, सिग्नल बोर्ड करता है रिसीवर, राइट। सो मेरे मदरबोर्ड के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, एच एंड एवरी चीज का डिवाइसेस का वो क्या करता है, पूरा टेस्ट करता है, और उसको प्रॉपर वहां पे उसको सबको वोल्टेज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो सब भी। अभी कभी कभी कैसा होता है ना, कभी अपना CPU रहना तो फैन रहना तो बट वो मतलब चालू नहीं हो रहा है, राइट। जैसे मेरा 2 से 3 केसेस मेरे मतलब करियर में आए थे, हो गए उस टाइम में फर्स्ट टाइम जब आया तो मैं तो सारा कंफ्यूज हो गया, उस टाइम मुझे समझ में नहीं कि ये SMPS में प्रॉब्लम है, तो सर फैन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और ये प्रॉब्लम क्या है, रैम दूसरी जगह लगा के डाल रहा हूँ, वहां पे रैम चल रही है, सब कुछ यहाँ पे नहीं चल रहा, और उसके यस वो है, बट अपने ये नॉर्मल जैसे गीगाबाइट बायोस्टैक से जो मदरबोर्ड आते हैं उसमें ये नहीं रहता है, बट यस अब डेल के और लिनोवो के ऐसे मतलब ब्रांडेड मशीन तो उसमें हम लोग डायनेमिक टूल देते हैं पूरा, उसमें समझ में आता है, बट कभी कभी वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा जो केस आया था वो डेल का ही था, ऑप्टिकस 751 मॉडल था, वहां तक जाने ही नहीं देता। तो उस टाइम हमको समझ में डिस्प्ले नहीं आ रहा था, फैन सब कुछ साइलेंट, मतलब बीप बीप बजता वो भी नहीं बजता है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा। रैम नया रैम डाल के मैंने देखा
तो साला ये रैम दूसरी जगह तो रैम चल नहीं रहा था, बट मैंने चलो ठीक है उस दिन कंपनी में नया रैम मंगाया, नया रैम डाल के कोई पता नहीं। उसके बाद लाइफ में मुझे मतलब कुछ ऐसा ब्लिंक हुआ, मैं चलो एसएमपीएस को देखते हैं, तब जाके पता लगा नहीं एसएमपीएस प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं कर पा रहा था। कौन से कंपोनेंट में नहीं कर पा रहा था आई डोंट नो, उसमें तो मुझे इतना इलेक्ट्रिक बिल तो नहीं था, बट एसएमपीएस चेंज किया चार। सो वहां पे ये क्या कहता है वोल्टेज भी हमें देखता है। और उसके बाद मेरा सारा पोस्ट हो गया, पोस्ट के बाद वो क्या करता है, किसके पास जाता है, एम्बियर के पास जाता है, राइट। सो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे देखोगे the BIOS basic input output system perform the post power on cell test to detect test and initialization system hardware components, right, and load the MBR master boot record। और उसके बाद वो क्या करता है, जो हमने BIOS के अंदर सेटिंग किया किसका प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी, बूटिंग प्रायोरिटी, राइट। सो बूटिंग डिवाइस को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, तुझे फर्स्ट बूट इससे करना है, फर्स्ट बूट इससे करना है, इससे करना है, वोटेवर जो भी है आपने सेट, राइट। और उसके बाद सारा सब कुछ टेस्ट हो गया, सब उसको ओके मिला, तब हो जाता है किसके बाद, बूट सीक्वेंस के बाद। और उसके बाद बोलता है मुझे दे किससे जब मैं बूट करूं, राइट। तो उसके बाद आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया रहेगा, जो भी हार्ड डिस्क आपने दिया रहेगा, वो बाद में क्या करता है, हार्ड डिस्क के पास जाता है, और हार्ड डिस्क के पास जाने के बाद वो क्या करता है, उसका फर्स्ट पार्टीशन को रीड करता है। और हार्ड डिस्क जो बूटिंग रिलेटेड जो हार्ड डिस्क है सबका पार्टीशन कौन रहता है, एमबीआर रहता है, जो 512 बाइट्स का रहता है, राइट। सो मास्टर बूट रिकॉर्ड इज द फर्स्ट 512 bytes of the boot drive that is the read into memory BIOS, memory by the BIOS, right। so BIOS की मेमोरी से हमें ये करता है, and the next 64 byte contain the partition table for the disk, right, and last 2 bits are the magic number which is used for error detection, right। जो मेरा यहाँ पे ये मैजिक नंबर रहता है वहां पे वो लास्ट वाला, और ये मेरा जो रहता है वो 64 बिट्स का पार्टीशन टेबल रहता है, राइट। और ये मेरा बूट लोडर है, मतलब मैंने जो बताया था पीटीआई एंड आईपीएल मीन्स इनिशियल प्रोग्राम लोडर, जो मेरा ये है, और ये पीटीआई मतलब पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन मेरा ये, राइट। सो एमबीआर डिस्कवर द बूटेबल डिवाइसेस एंड लोड द ग्रब टू बूट लोडर इनटू मेमोरी एंड ट्रांसफर द कंट्रोल ओवर टू इट, राइट। सो जैसे अभी हम मेरे पास एमबीआर के अंदर आता है, एमबीआर के अंदर मेरे को क्या करेगा, फर्स्ट पहले मेरा बूट लोडर देखेगा। सो बूट लोडर के से कौन सा रहता है, ग्रब रहता है, तो ग्रब मतलब ग्रांट यूनिफाइड बूट लोडर, राइट, इसका स्टैंड होता है मतलब फुल फॉर्म, राइट, ग्रांट यूनिफाइड बूट लोडर। सो जो अपने 5, 6 जो ओएसिस थी उसके अंदर ग्रब वर्जन 1 आता था, और अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट है उसमें ग्रब वर्जन 2 आ रहा है, राइट। ग्रब 2 हम जनरली बोलते हैं। ये ग्रब 1 एंड ग्रब 2 के अंदर भी बहुत कुछ डिफरेंट है। ग्रब 2 के अंदर उसने बहुत सारे कुछ इसने डिवाइड कर दिया और स्मार्ट वे बना दिया, इसके अंदर इजी बना दिया। अभी मुझे ग्रब 1 के अंदर यूज करना है, उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज चेंज करनी, मुझे बहुत सारी जगह पे चेक करना पड़ता, बट यहाँ पे उसने क्या कहते हैं, सिस्टम डी वाला एक प्रोसेस बना, मतलब ये कमांड बना दिया। तो सिस्टम डी प्रोसेस के अंदर, सिस्टम डी ये कॉन्सेप्ट के अंदर उसने एक ही कमांड में सारा सब कुछ कर सकते हो। सर्विस मैनेजमेंट उससे कर सकते हो, उसके बाद आप रन लेवल उससे मैनेज कर सकते हो, उसके बाद उसके अपने जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस माउंटिंग और सब कुछ उसके अंदर है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसमें। राइट, तो ये मशीन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने पावर ऑन किया, अभी बायोस वगैरह सब कुछ टेस्ट हुआ, उसके बाद सीधा मेरा ये आया ग्रब के अंदर। ये मेरा क्या दिखा रहा है, ग्रब मेनू दिखा रहा है, यस एमबीआर के अंदर जो बूट लोडर रहता है वो है। अभी मेरा सिस्टम बूट नहीं हुआ, ये जो रन हुआ किसमें रन हुआ है, रैम के ऊपर हुआ, बायोस की जो रैम है उसके ऊपर। अभी मेरा सिस्टम यहाँ पे बूट नहीं हुआ है, अभी मतलब हार्ड डिस्क तक नहीं आया, मतलब हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन वो सब जहाँ पे उसके अंदर बूट होता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे इसने दिखाया, इसके अंदर मुझे 2 लाइन दिखाता है ग्रब के अंदर। एक मेरा रेडेड एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर जो मेरा नॉर्मल यहाँ पे रहता है, दूसरा यहाँ पे रहता है वो रेस्क्यू सिस्टम। तो वो रेस्क्यू सिस्टम के थ्रू हमें क्या करता है, बूट करता है। जो एक्चुअली आपको सपोज मान के चलो कोई भी ये इसके अंदर बूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आता है,
यहाँ आपका कभी मतलब एक जगह से स्टक होता जाता है, उसके बाद सेकंड वगैरह सब दिखाता रहेगा, इतना मिनट में वेटिंग करके, राइट। तब आपको उस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तब आप क्या करोगे, ये सेकंड वाले ऑप्शन से यहाँ पे बूट करोगे, और इससे बूट हो गया तो दैट मीन समझ लेना कि आपका जहां पे जो स्टक हो रहा है, ये नॉर्मल आप जब बूट करते हो जहां पे स्टक हो रहा है वो पूरा लाइन दिया रहेगा, राइट। वो लाइन के ऊपर से आपको डिसाइड करना मतलब पता करना पड़ेगा एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम कहां पे है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी हो सकता है जब आपका पार्टीशन करप्ट होता है या पार्टीशन प्रॉपर बूटिंग रिलेटेड में बूट करने में दिक्कत देता है, तब वो टाइम लेता है, तो हर बार टाइम लेगा, राइट। उसके बाद दूसरा कोई सर्विस स्टार्ट होने के लिए टाइम लेता है, आपका क्या हुआ वो सोल्यूशन नहीं मिला। 3 प्रोसेसर है, फोटो खींच के भेजना था मुझे, मैं वो फाइल अपलोड कर देता हूँ। ऐसे अपलोड वैसे है कि मैं फोटो मुझे खींचूंगी, नहीं वो टाइम का इसका बिलिंग सर्विसेज जब आपका वहाँ पे टाइम ले रहा है ना, उसका फोटो खींच के मुझे भेजोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास है शायद फाइल दिखा सकता हूँ, फोटो है फाइल फाइल से समझ में नहीं आएगा, फाइल में पूरा सेम फोटो जैसा ही। अच्छा ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, मतलब अपने लॉग फाइल बोलते हैं, हाँ राइट। सो यहाँ पे 2 लाइन रहती है ग्रब के अंदर, राइट। सो ये मेरा अभी आ गया ग्रब का पूरा इंफॉर्मेशन। अभी ये बूट लोडर इंस्टॉल कब होता है, जब आपका सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हो, ओएस इंस्टॉल करते हो, तो लास्ट में पूरा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में क्या करता है, ग्रब इंस्टॉल करता है इस सिस्टम पर, राइट। The default bootloader program used on the RHEL 7 is grub 2, right? And grub stand for Grand Unified EA, right? And grub 2 replace the older grub bootloader, also called as a legacy grub, right? तो लेजेंसी अपना आता है, ये मोड आता है यूफी और लेजेंसी वगैरह, तो ये सेम इसमें वर्क करता था, राइट। एंड ग्रब 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज लोकेटेड /boot/grub2 के अंदर grub.cfg, और यहाँ पे पता है कि डू नॉट एडिट द फाइल डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली आपको एडिट नहीं करना है, राइट। सो अभी आप बोलोगे अभी एडिट किसको करें, तो ये जो मेनू में जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे ये मेनू की इंफॉर्मेशन से कहां से है, कहां से मिले, ये अपने ग्रब के अंदर रहता है, तो ग्रब के अंदर आपको कुछ चेंजेस वगैरह सब करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मतलब डायरेक्टली वो फाइल के अंदर नहीं करना है। वो उसने हमें क्या बताया कि आपको जब भी चेंजेस करना है आप क्या करोगे, ये वाली फाइल में चेंजेस करोगे। तो grub 2 मेनू हाइफन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आर टेकन फ्रॉम, राइट। जो कॉन्फ़िगरेशन का टेकन फ्रॉम हमें क्या पे करेगा, /et/default/grub नाम की फाइल देती है। ये फाइल के अंदर क्या करेगा, कर्नल का जो भी पैरामीटर पास करना है, कुछ भी कमांड आपको पास कराना है, तो सारे का सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, ये फाइल के अंदर डालनी पड़ेगी। एंड व्हेन द जनरेटिंग द grub.cfg दिस सैंपल ग्रब फाइल इस टाइप का आता है, तो ये जो अपना जब ग्रब जनरेट होता है वहां, राइट। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे टाइम आउट जो अपना सेकंड जो आता है ना, तो टाइम आउट चेंज करना वहां से यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिफॉल्ट यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड जो भी चेंजेस करने के बाद आपको हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर आपने चेंज किए है उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड मानना है grub2-mk config टू रीजनरेट द अपने ग्रब फाइल, जो वो क्या करेगा, ग्रब की जनरेट फाइल करेगा। एंड इसके लिए कमांड ऐसा डालो grub2-mk config -o/boot/grub2/grub.cfg, राइट। तो वो क्या करता है, पूरा आपका ऑप्शन के साथ लेके जो भी आपने चेंजेस किया पूरा उसको रीजनरेट करता है, और रीजनरेट करने में क्या करता है, जो भी नए ऑप्शन रहेंगे वो क्या करता है, यहाँ पे अप्लाई कर देता है अपने ग्रब के अंदर, राइट। सो grub2 searches the compressed kernel image, राइट। सो grub2 अभी किसको सर्च करेगा, compressed kernel image file also called as the vmliners in the /boot directory। अभी grub सर्च करेगा किसको, मेरे compressed image फाइल जो रहेगी कौन सी, कर्नल की, जो इसको हम बोलते हैं vmliners वाली फाइल, और वो कहां पे स्टैंड करती है,
बूट नाम का फोल्डर है वहां पे, राइट। सो अभी वहां पे उसको सर्च करेगा, अभी सर्च करेगा तो कैसे सर्च करेगा, बट ये तो फाइल मेरी कहां पे पड़ी है, स्लेश बूट नाम का फोल्डर है वहां पे, राइट। और स्लेश बूट फोल्डर कहां पे रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर एक पार्टीशन के अंदर है, जो अलग से मैंने बूट पार्टीशन बनाएंगे तो बूट पार्टीशन में, या नहीं बनाए तो स्लेश पार्टीशन। अभी स्लेश पार्टीशन बताएगा कौन, ये एक्चुअली वहां से पता चलेगा, बट अभी यहाँ पे तो कौन बताएगा, राइट। सो ये कर्नल लाइन के अंदर यहाँ पे उसको बताया गया है, जब बूट लोड इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेता है इसके बारे में, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे देखो, ये बूट लोडर यहाँ पे आता है, इसके अंदर यहाँ पे ये लाइन मैंने सिलेक्ट किया है और नीचे यहाँ पे बताता है यूज द अप एंड डाउन की टू चेंज द सिलेक्शन, राइट। प्रेस ई टू एडिट द सिलेक्शन आइटम और सी टू कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ। सो ए से हम एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मिलेंगे, राइट। जो वहां पे लिखा हुआ था वहां पे सेपरेट में सेट में आप चेंज भी करना है, चेंज यहां से कर सकते हो, राइट। बट वो आप ग्राफ फाइल में भी जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद मेन आता है अपना यहाँ पे ये सेट रूट इक्वल टू, यहां पे वो पार्टीशन बताता है पूरा। सो यहां पे उसने बताया HD0 और यहाँ पे MS-DOS 1 क्यों आया, क्योंकि अपना जो पार्टीशन टेबल है बूट लोडर के, जो पार्टीशन टेबल जो हमने बनाया है, MBR बनाया, राइट, तो वो कौन सा MS-DOS के साथ है, राइट। जो आपका GPD रहता है जहां पे अलग जाता है, GPD का क्या, राइट। सो उसके अंदर मेरा हार्ड डिस्क पहला, उनका फर्स्ट पार्टीशन मतलब HD0 हार्ड डिस्क 0 मतलब पहली हार्ड डिस्क पार्टीशन, राइट। और सॉरी फर्स्ट हार्ड डिस्क उसका पहला पार्टीशन MS-DOS 1 है। अभी सपोज मान के चलो आपने दो हार्ड डिस्क डाल कर दी, फर्स्ट हार्ड डिस्क के अंदर आपने क्या लिया है, विंडोज डाल कर, सेकंड वाले हार्ड डिस्क के अंदर आपने क्या किया है, लिनक्स इंस्टॉल, राइट। अभी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, राइट, HD1 और MS-DOS 1 जो भी पार्टीशन मेरा पे रहेगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है फॉलो। अभी सपोज हमने एक ही हार्ड डिस्क में ड्यूल बूट किया है, फर्स्ट मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है और मैंने ये जो स्लेश बूट पार्टीशन है मैंने 5 फाइल नंबर पे बनाया है, एंड स्लेश पार्टीशन है वो 6 नंबर पे बनाया है, राइट। सो तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, 5 और 6 के, हाँ 5 पे कौन सा बूट, तो 5 आएगा HD0 MS-DOS 5, राइट, करेक्ट। सो यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क 0 पार्टीशन नंबर 5। ये कैसे चेक किया सर आपने पार्टीशन, तो मैंने बताया ना अपना जब इंस्टॉलेशन करते तब पार्टीशन बनाते ना, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, अपने को ये नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि बूट पार्टीशन में कौन से नंबर का है। SDF5 वो बोला जाता है, SDF5 ये सब मैं बोलता हूँ। अभी सपोज आपने 4 पार्टीशन आपने क्या किया, विंडोज के अंदर यूज कर लिया, बाकी आपने जो 50 GB का स्पेस था उसमें से आपने 5वां पार्टीशन है, 6वां पार्टीशन बनाया इसके लिए, राइट। इसलिए मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसा वो चेंज भी हो सकता है। राइट, तो वो सारा पैरामीटर उसने यहाँ पे सब कुछ पास किए हुए हैं, आप देखोगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इसका ये, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा कहां से, राइट। सो अभी यहाँ पे मेरा रोल आता है किसका, PK वाला, राइट। तो PK के पास सारे पार्टीशन की इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो सेट रूट करके यहाँ पे रूट का पार्टीशन का उसने मुझे बताया, ये रूट का पार्टीशन का मैं अभी आता हूं आगे, राइट। सो यहां पे आया अपना लिनक्स 16 करके लाइन /VM linux। सो जैसे मैंने बोला उसको बूट का पार्टीशन यहां से मिल जाएगा। सपोज यहां पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, आपको किसी से बूट नहीं होगा, क्योंकि उसको VM linux वाली फाइल या init वाली फाइल मिलेगी नहीं। जब वो फाइल एंड फोल्डर नहीं मिलेगा तो आपका सिस्टम आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। तो यहां पे मैंने क्या बताया इसके अंदर, grub to search is the for compressed kernel image file also called as a VM linux in /boot directory। अभी उसको /boot वाला फोल्डर ही नहीं मिला या वो पार्टीशन ही नहीं मिला, तो आगे तो बूट नहीं कर पाए, तो वहीं पे एरर दे देगा, फाइल नॉट फाउंड करके एरर 15 करके आता है, राइट। और ये कब आएगा, जब आपका पार्टीशन डिलीट हो गया है या पार्टीशन के नंबरिंग चेंज हो गए हैं। जैसे लाइक अपना कैसा होता है, आपने 2 हार्ड डिस्क चला रहे थे, वो हार्ड डिस्क आपने जब मेंटेनेंस किया और हार्ड डिस्क का टेबल आपने उल्टा लगा दिया, पहले तो SATA 1 में 2 में जो था उसने 1 में लगा दिया, इसको SATA 2 में लगा दिया, मतलब पोर्ट के अंदर, राइट। तब ऐसा प्रॉब्लम होता है,
तब तो बाई डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन पहली आईडी चलेगा और वो एक्चुअली आईडी से हो जाएगी, सेकंड वाली हो जाएगी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, जब भी आप कोई मेंटेनेंस करते हो आपने सर्वर रेड वगैरह सब बना के रखे हुए हैं, राइट। और हार्डवेयर लेवल पे आपको कितना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर रेड कार्ड रहता है, रेड कार्ड में वो चेंज होता ही नहीं, जो हार्ड डिस्क ऊपर नीचे हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसके अंदर ऊपर नीचे वाली भी नहीं चल रही, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वहां पे जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रेड कार्ड जो रहता है ना उनका वो सीरियल नंबर के साथ ये करता है मैच, हाँ यूआईडी उसका आईडी करता है, वो आईडी के साथ मैच करके रखता है। और जो आपको उल्टा हो गया ना वहां पे, तो वहां पे रेड कर्व रहता है, मतलब वो प्रॉपर बूट नहीं करेगा, वो बताएगा नो फाउंड, जो भी सीरियल नंबर रहेगा उसका यूएस बताएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं हार्ड डिस्क बाहर निकालते हो सारी की सारी सर्वर में से है, तो आपको जो नंबर भी था वही नंबर पे वापस आपको डालनी है पूरी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रब टू लोड द VM Linux kernel image file into memory and extract the contents of the init RAM FS image file into temporary, right, and memory based file system. So TMP फाइल सिस्टम मेमोरी बेस्ड फाइल सिस्टम रहती है जहां पे वो टेम्पररी क्या करता है, सारा एक्सट्रैक्ट करता है। और उसके बाद अभी मुझे कौन सा सर्विस स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, अभी वो तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं, अभी तो मैं क्या पे मेमोरी में पड़ा हूं और वो सारा इन्फॉर्मेशन कहां पे पड़ा हुआ है, वो OS की जो पार्टीशन फाइल है, पार्टीशन है उसके अंदर सारे पार्टीशन स्पेस ETC के अंदर पता है बुटीक रिलेटेड सारी फाइल्स रहती है जो हम आगे देखेंगे, राइट। तो अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी हुई, तो अभी मुझे कुछ तो उसको माउंट करके एक्सेस करके फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म ये जो इनिट रैम एफएस जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म बनाता है, इसके ऊपर कर्नल क्या करता है उसका कंटेंट को एग्जीक्यूट करती है, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको बोला है कि तेरा स्लेश पार्टीशन कौन सा है, ये भी आप पार्टीशन वहां पे नहीं दोगे तो वहां पे आपका ये हो जाएगा। तो ये कर्नल लाइन पे देखो ये VM लाइनस को मिल गया, अब यहाँ पे भी आपका कोई लाइनस में ये लाइन पे भी गड़बड़ हो गई तो भी आपका सिस्टम बूट नहीं होता, क्योंकि यही सेम नंबर पे आपको देखने जाएगा कहां पे स्लेश रूट नाम की डायरेक्टरी है वहां पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था मेरा रूट पार्ट, रूट इक्वल टू UID इक्वल टू जो मेरा UID है वो वहां पे। अभी यहाँ पे एलयू में रहेगा, आप एलयू भी दे सकते हैं, बट 99% 100% आपको UID बाय डिफॉल्ट रहता है। और उसके बाद आपको कुछ चेंज करना है तो अपना नाम भी दे सकते हो, ये भी दे, बट मैंने आपको बताया था UID से यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है और नाम से क्या मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्लम UID से ही हम क्या करेंगे उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दिया वो पार्टीशन कौन सा मेरा स्लेश पार्टीशन, राइट। तो स्लेश पार्टीशन मैंने दिया, तो रूट को मैंने बताया कि स्लेश पार्टीशन ये है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट करने इक्वल टू ऑटो पे जो अपना ये डंपिंग वगैरह जो मैं बोल रहा था, राइट, वो सब कुछ यहाँ पे दिया उसने, एंड उसके बाद ये लैंग्वेज वगैरह सब दिया हुआ, राइट। अभी आपको कोई आपका पैरामीटर आपको चेंज करके आपको यहाँ पे बूट करना है तो मैं आगे जब पैरामीटर चेंजेस का मैं बताऊँ उस टाइम में मैं बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे उसने क्या बोला, लोड द VM कर्नल इमेज इनटू मेमोरी एंड एक्सट्रैक्ट। तो उस टाइम में जब एक्सट्रैक्ट करेगा उसके बाद वो क्या करता है, वो पार्टीशन मिलता है, पार्टीशन मिलने के बाद वो पहली सर्विस स्टार्ट करता है जो हम आगे देखते हैं, ठीक है। एंड द इनिट रैम डिस्क मतलब इनिट आईडी इमेज जो एक इमेज फाइल है .img इज अ इनिशियल रूट फाइल सिस्टम, जो आपका इनिशियल रूट फाइल सिस्टम हो जाता है, जो टेम्पररी प्लेटफॉर्म देता है वो किसको, कर्नल को, राइट। एंड दैट द माउंट बिफोर द रियल रूट फाइल सिस्टम, राइट। तो उससे पहले ये माउंट होता है जब मेरा रियल फाइल सिस्टम मेरा माउंट होता है उससे पहले। तो वहां पे कर्नल अभी मैंने बताया कर्नल नथिंग बट यहाँ पे क्या है C++ का थाउजेंड ऑफ का कोड है C++ में, राइट। अभी वो कोडिंग को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कौन देता है, मेरा इनिट रैम एफएस देता है, इनिट आईडी इमेज हो रही है, राइट। उसके ऊपर कर्नल एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो रियल मेरा पार्टीशन को माउंट करेगा, रियल पार्टीशन माउंट करने के बाद मेरे यहाँ पे ये सिस्टम डी का वगैरह सब कुछ ये सर्विस स्टार्ट करेगा, राइट। सो इनिट रैम एफएस के बारे में हम देखते हैं। द जॉब ऑफ द इनिशियल रैम फाइल सिस्टम इज टू प्री लोडेड द ब्लॉक डिवाइसेस मॉड्यूल्स, राइट। प्री लोडेड जो ब्लॉक मॉड्यूल्स रहते हैं वहां पे सच एज आईडी SCSI रेड एंड सो दैट द रूट फाइल सिस्टम, उसको हमें रूट फाइल सिस्टम मिलेंगे, एंड ऑन विच दोस मॉड्यूल्स नॉर्मली रिसाइड एंड कैन देम एक्सेस एंड माउंट। उसके बाद उसको एक्सेस करेगा और उसको क्या करता है वो माउंट करता है, राइट। एंड द इनिट रैम एफएस इज बाउंड टू द कर्नल एंड द कर्नल माउंट this init RAM FS as a part of
टू स्टेज बूट प्रोसेस, राइट। और उसके बाद यहाँ पे द ड्रैकेट यूटिलिटीज, राइट, क्रिएट द इनिट रैम एफएस व्हेनेवर अ न्यू कर्नल इज इंस्टॉल, राइट। सो ये आपने बहुत सारा ऐसा देखा रहेगा, आपने बहुत ऐसा देखा रहेगा ये वाला, राइट। सो ये एक यूटिलिटी है जो आपको मतलब बूटिंग रिलेटेड में आपके प्रोसेस में काम भी करती है। एंड जब नया कर्नल इंस्टॉल आप करते हो उस टाइम पे क्या करता है, इनिट रैम एफएस को ये री इमेज क्रिएट बाय, तो उसका पे ये जब ट्रैकर, तो यहाँ पे जब आपका नया कर्नल यूज होता है तो उस टाइम पे वो इनिट रैम एफएस को भी वो क्या करता है, नया जनरेट करता है। आप जितनी भी कर्नल रहेगी इतना नया आपकी इनिट रैम एफएस रहेगी, देखो, राइट। एंड आपको हम इसको एक्सप्लोर करके देखना है तो इनिट एलएस इनिट आरडी पाइप करके लेस करके देखोगे तो हम पूरा वो दिखाता है पूरा, ठीक है। जो हम पे बूट हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। उसके बाद कर्नल आगे क्या प्रोसेस करता है, द कर्नल स्टार्ट द सिस्टम डी प्रोसेस विद द प्रोसेस आईडी ऑफ 1। अभी यहां पे मेरे सिस्टम डी प्रोसेस स्टार्ट हो पहली, राइट। तो यहां पे देखोगे मेरे प्रोसेस में ग्रब आया, तो ग्रब क्या करता है, लोड द वीएम लाइनेस कर्नल इमेज एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ इनिट रैम एफएस इमेज, राइट। उसके बाद कर्नल, तो लोड नेसेसरी ड्राइवर्स मॉड्यूल्स फ्रॉम इनिट आरडी इमेज। इनिट आरडी इमेज में आपने जो भी मतलब डाल के रखा रहेगा वो सारा उसको क्या करता है, ड्राइवर्स मॉड्यूल लेता है इमेज को, राइट। एंड स्टार्ट द सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस सिस्टम डी, राइट। एंड उसके बाद आता है अपना सिस्टम डी का रोल। तो सिस्टम रीड का रोल क्या था, रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द /etc/system D। और 6 के अंदर क्या आता था, 6 के अंदर सिस्टम डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। वहां पे कॉन्सेप्ट अपना आरसी वाला कॉन्सेप्ट /etc/rc.d के अंदर जाएगा और वहां से आपको जो भी रन लेवल वगैरह सब रहता है वहां पे उठाता है पूरा। एंड रीड फाइल लिंक्ड बाय /etc/systemd/system/default.target। अब यहां पे टारगेट वाले सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो मैं आगे आपको दिखाता हूं। एंड brings the system to the state defined by the system target। क्लियर है? तो सिस्टम डी का यहाँ पे ये रोल आता है। अभी सिस्टम डी के अंदर इन डिटेल में देखते हैं। यहां तक अभी किसी कुछ डाउट नहीं। सो सिस्टम डी इज द ancestors of all the processes on the system, right? And system D read the file linked by /etc/systemd/system/default.target, right? जो ये linked by उसको क्या करता है, ये read करता है। For example /usr/lib/systemd/system/multi-user.target to determine the default system target evaluated टू रन लेवल, राइट। तो यहाँ पे अपना कौन सा आता है, रन लेवल। ये टारगेट एक्जेक्टली जो रहता है, अभी सिस्टम को आपको बोलना पड़ेगा भाई, आपने डीएल मतलब ये जब इंस्टॉल किया था ग्राफिकल भी डाला हुआ है, राइट, इसके अंदर। और अभी आप बोलते मुझे यहाँ पे ग्राफिकल नहीं, मुझे यहाँ पे रन लेवल 3 पे मुझे क्या करना, मतलब टेक्स्ट मोड में रखना है। तो उसको तो बोलना तो पड़ेगा, मैं तुझे यहाँ पे पर्टिकुलर ये रन लेवल पे जाते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे कौन सा आता है, जिसका रन लेवल का कौन सा आता है। सो रन लेवल टोटल सिस्टम के अंदर 7 रहते हैं, 0 to 6, राइट। तो 0 to 6 में जो रन लेवल रहता है उसके अंदर हर एक का अलग अलग यहाँ पे क्या है, फंक्शंस है, जो हम अब आगे देखेंगे इसको, राइट। सो उसको यहाँ पे ये जो बताता है भाई तुझे कौन से रन लेवल से बूट होना है, तो वो कौन यहाँ पे होता था, यहाँ पे रहती है। तो मेरे सिस्टम डी वाली जो प्रोसेस है उसके बाद ये फाइल को देखने आएगा, और ये फाइल जिसके साथ डिफॉल्ट लिंक्ड रहेगी वो रन लेवल लेगा और सिस्टम को क्या करेगा, बूट अप करेगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है ये डिटरमाइन टारगेट्स, जो भी रन लेवल लेगा। एंड द सिस्टम टारगेट इज डिफाइंड द सर्विसेज दैट सिस्टम डी स्टार्ट। और उसके बाद वो यहां पे बताया उसने क्या कि द सिस्टम टारगेट फाइल डिफाइंड। अभी सिस्टम टारगेट वाली जो मेरी फाइल है वो फाइल डिफाइन करेगी अभी मुझे कौन कौन सी सर्विसेज क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, राइट। तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, उनके पास रहेगी। अभी यहां पे आप अपना खुद का कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। जो हमने सर्विस मैनेजमेंट देखा था, सिस्टम सीटीएल, स्टार्ट, स्टॉप, इनेबल, डिसेबल, राइट, वो अभी मैं आपको इन डिटेल में भी देखेंगे इसमें, राइट। तो यहां पे देखो, द सिस्टम डी ब्रिंग्स द सिस्टम टू
द स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट परफॉर्मिंग द सिस्टम इनिशियलाइजेशन टास्क सच एज अ setting up hostname, initializing the network, initializing the SLNS based on its configuration file, printing the welcome banner, initializing welcome banner भी आपको चेंज करना कर सकते हो, and initializing the system hardware based on kernel boot argument. जो अभी argument आपने दिया रहेगा, जैसे हमने कल argument हमने चेंज किया था ना इसका, तो इसको आपको ये वैल्यू हमको चेंज किया था, वही सेम यहाँ पे argument लेके वो बूट कब करेगा, इनिशियलाइज करेगा. एंड माउंटिंग द फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्चुअल फाइल सिस्टम सच एज द /proc फाइल सिस्टम, राइट. उसके बाद वो TMP FS फाइल सिस्टम, ऐसे 6 टाइप की टोटल टेम्पररी फाइल सिस्टम आती है. एंड क्लीनिंग अप डायरेक्टरी इन /var एंड स्टार्टिंग द स्वैपिंग, राइट. सो इस तरह से हमें ये पूरा ऑपिंग करता है, राइट. सो अभी सिस्टम डी के अंदर हम इन डिटेल में देखते हैं. तो अभी मैं जस्ट आपको ये आपने कुछ चेंजेस किए यहाँ पे, राइट. चेंजेस करने के बाद यहाँ पे बताता है कि प्रेस द कंट्रोल X टू स्टार्ट, कंट्रोल C टू कमांड लाइन प्रॉम्प्ट एंड एस्केप टू डिस्कार्ड एडिटिंग एंड रिटर्न द मेनू एंड प्रेस टैब टू पॉसिबिलिटी कंप्लीशन, राइट. सो आपको जो भी करना आपने चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद आपको बूट करना तो क्या करोगे, कंट्रोल X प्रेस करोगे तो जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया वो आर्ग्यूमेंट से क्या करेगा, सिस्टम बूट होता है. बट यहाँ पे आपने जो चेंजेस किया है वो क्या होता है, टेम्पररी चेंज होता है. परमानेंट आपको कहां पे करना है, वो ग्रब वाली फाइल के अंदर जाके करना है पूरा, राइट. सो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंट्रोल X मार देता हूं, ठीक है. सो उससे वो क्या करता है, मेरा सिस्टम बूट होता है, राइट. और सिस्टम डी एंड सिस्टम वी ये दोनों वी में डिफरेंट. पहले के अपने जो आर्टिकल 6 और 5 और 6 में कौन सा था अपना, सिस वी वाला कॉन्सेप्ट था. एंड अभी यहाँ पे अपने जो सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है कौन सा है, सिस्टम डी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट. तो सिस्टम डी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक्चुअली बेनिफिट क्या है, उन लोगों ने इंप्रूवमेंट क्या किया है. एक तो पैरामीटर वाइज इसने इंप्रूवमेंट किया है एंड इसके अंदर उसने ग्रब सपोर्टेड भी दे दिया है. सो ग्रब क्या है, यूटी, राइट. एंड दूसरा फास्टर है कंपेयर टू बूटिंग सिस्टम वी, सिसवी मतलब ना सिस्टम डी एंड सिस्टम डी. तो अभी इसके अंदर जो उसने कॉन्सेप्ट लिया है वो लिया सिस्टम डी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया. मैं अब इसको यहाँ पे बाहर पे रिमोटली एक्सेस कर लेता हूँ ताकि आपको एक्चुअली अच्छे से बता पाऊँ. 172.25.24.10 राइट. तो फर्स्ट मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, कौन सी वाली, अपनी ये वाली, कौन सी, टारगेट वाली फाइल, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, ये DDT में चला जाता हूँ, /etc/cd/etc के अंदर सिस्टम की डी के अंदर सिस्टम के अंदर, राइट. यहाँ पे मैं LS करूंगा, यहाँ पे मुझे ये सारी फाइल मिलती है, राइट. सो यहाँ पे वो फर्स्ट किसको देखेगा, यहाँ पे अपना डिफॉल्ट टारगेट को फाइल को, राइट. कौन सी वाली, ये डिफॉल्ट टारगेट, राइट. सो डिफॉल्ट टारगेट यहाँ पे देखेगा. उसके बाद वो क्या करता है, वो हिसाब से वो क्या करता है, अपना बूट करता है. राइट. सो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट टारगेट वाली जो फाइल है, उस फाइल को एक्चुअली मेरा जो ओरिजिनल फाइल कहाँ पे है, /lib के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम के अंदर आता है, राइट. जो यहाँ पे लिंक हुई है, जब हम रन लेवल चेंज करते हैं, मतलब टारगेट हम चेंज करेंगे तो उसका लिंक क्या होगा, यहाँ पे दोनों में
चेंज होगा। वो कैसे चेंज करते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कहता हूँ, अपने ओरिजिनल लोकेशन में जाते हैं हम। सो एक मुझे रीजन बताओगे इसके मुझे देने का मतलब क्या है? उसे डायरेक्ट लीग में दे देना था ना, या डायरेक्ट वो लीग में दिया उसमें जगह में इसी में देना था। क्यों उसने मतलब इतना ये लाफा किया, या इतना मतलब ये लीग वगैरह सब बनाया, क्या रीजन है बता सकते हो? ग्राफ की डिफॉल्ट लोकेशन रहेगी शायद, इसीलिए ओके। ये फाइल इधर ही। ग्रब की जगह पे हम यहाँ पे सिस्टम डी की बोल रहे हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए जो बूटिंग जो होना चाहिए। ओके, तो यस यहाँ पे है, वो तो श्योर है, पर ठीक है ना। तो वहां पे उसने दिया, यहाँ पे डाला ना, खत्म करो ना, ये आप कुछ बता रहे थे। वो एक्चुअली यूज कर रहा होगा ना सिस्टम करंटली दैट फाइल। यस कंटिन्यूअसली करेक्ट। तो डायरेक्टली नहीं, कंटिन्यूस एक ही बार यूज करे जब सिस्टम बूट होगा तभी, बाकी सारा यूज नहीं होता है। नहीं तो फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए जाओ, जो कि आप सेपरेट हो राइट। यहाँ पे उसने सेपरेट करने के लिए बोला। अभी यहाँ पे अभी मेरा फंक्शन है, आप बोलते मुझे ग्राफिकल चाहिए, मैं बोलता मुझे टेक्स्ट मोड में चाहिए। अभी आपका सिस्टम टेक्स्ट मोड में कैसे चलेगा, मेरा सिस्टम सॉरी आपका सिस्टम ग्राफिकल कैसे चलेगा, मेरा सिस्टम यहाँ पे टेक्स्ट मोड में कैसे चलेगा। तो उसने क्या किया है, स्लैश लीप के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम के अंदर उसने क्या किया, सारे के सारे ऑप्शन दे दिए। उसके बाद आपको जो डिफॉल्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट करो। तो उसका लिंक उसने कहां पे बनाया, भाई आपको ग्राफिकल चाहिए तो उसका लिंक आप डिफॉल्ट डॉट टारगेट आपको ग्राफिकल लिंक बना, और उसके बाद बोला मुझे टेक्स्ट मोड में चाहिए, तो टेक्स्ट मोड में कहां से ढूंढने लाऊं? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे उसने मल्टीपल रन लेवल दिए हुए हैं, तो उसको दोनों ऑप्शन तो देने ही पड़ेंगे। तो उसने सारे ऑप्शंस कहां पे दिए, स्लैश लिप स्लैश सिस्टम डी के अंदर सिस्टम के अंदर दिए। भाई तुमको जो चाहिए वो आप यहाँ पे है, उसका आप लिंक बना दो किसका, डिफॉल्ट डॉट टारगेट। तो जब मेरा सिस्टम बूट होगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, डिफॉल्ट डॉट टारगेट को देखेगा, उसके बाद आपने जिसका लिंक दिया उसका वो हिसाब से क्या करेगा, सिस्टम को बूट करेगा। अभी सपोज मान लीजिए मेरे सारे के साथ रेलेवेंस यहाँ पे ETC में अंदर डाल दिए रहते हैं सिस्टम डी के अंदर, तो अभी सिस्टम डी किसको बाय डिफॉल्ट लेगा, रोडमैप को है। इसलिए उसने क्या किया, सारे ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद आपको जो करंट आपको जो चाहिए वो ही सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, वो लिसन करता है और उसको ऑफ करेगा। राइट, जैसे मैंने आपको बताया सर्विसेज आप बोलते हैं ये मेरे सिस्टम बूट है उस टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाकी जैसे बहुत सारी दूसरी भी सर्विसेज है ना, वो सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पे डाल दी, बट वो अनवांटेड है, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अभी सिस्टम किसको ऑफ करेगा, किसको नहीं करेगा। राइट, जो हम सिस्टम नहीं बनेगा तब आपको और एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर है? ओके, सो हम क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं लीप सिस्टम के अंदर, यहां पे एलएस करोगे, यहां पे मल्टीपल मिलेंगे, इतने सारे यहां पे सारी फाइल्स है। उसमें से उसने कौन सा लिंक बनाया था, ग्राफिक डॉट टारगेट। ग्राफिक डॉट टारगेट मतलब रन लेवल अपना 5, मल्टी यूजर मतलब अपना रन लेवल 2, 3 एंड 4 वाला, एंड इसके अंदर अपना आता है एक रेस्क्यू सिस्टम, वो अपना रन लेवल 1। राइट, और उसके बाद आगे दिखा था आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है रन लेवल 5 रन लेवल टारगेट। तो इसके अंदर भी उस लोगों ने क्या किया है, लिंक बना के रखा हुआ है। अभी आप इसका देखोगे, मैं रन लेवल 3 का देखता हूं। किसका इसने क्या है, मल्टी टारगेट। अभी रन लेवल में यहाँ पे 5 का देखता हूं, कौन सा दिया है, ग्राफिक डॉट टारगेट। सो अभी ये ग्राफिक डॉट टारगेट के अंदर एक्जेक्टली है क्या, राइट, इसको पता कैसे नहीं लगेगा मुझे ग्राफिक्स रन करना है। तो ये फाइल के अंदर एक्जेक्टली उसने क्या किया है, डिफाइन करके रखा हुआ है पूरा। तो इसके अंदर उसने रिक्वायर्ड मांगा है, मल्टी यूजर में रिक्वायर्ड उसको चाहिए बाय डिफॉल्ट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया ग्राफिकल इंटरफेस, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में उसने यहाँ पे दिया हुआ है एंड वांट्स डिस्प्ले हाइफन मैनेजर डॉट सर्विस। सो अभी डिस्प्ले डॉट हाइफन उसने यहाँ पे वांट्स बोला, तो ये सर्विस को क्या करेगा, रन करेगा। तो रन करेगा तो मतलब मेरा क्या होगा, वो सर्विस स्टार्ट हो गई, वो सर्विस स्टार्ट हो गई, ये सर्विस क्या करेगा, ग्राफिकल को स्टार्ट करवाएगा। अब ऐसा ही सेम टाइम को क्या करता हूं, मल्टी यूजर का ओपन करके दिखाता हूं।
राइट। यहाँ पे उसने वर्ड्स बोला ही नहीं है भाई मुझे ये चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, ग्राफिकल स्टार्ट नहीं कर, तो मेरा रन लेवल मल्टी मतलब 3 पे ही रहेगा, मतलब ग्राफिकल में आएगा ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे हर एक फाइल के अंदर उसने बोला गया है, अच्छा ये इसकी फाइल अलग जगह पे रहती है, तो अभी मैं आपको सर्विसेज जब पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं दिखाता हूँ, राइट। क्लियर है? ओके। तो अभी सिस्टम डी के अंदर हम इन डिटेल में देखते हैं। Cool. तो ये समझ में आया कि ये एग्जैक्टली उसने अपने ऐसा लोकेशन क्यों दिया है। अब जब हम ये चेंज करेंगे ना, डिफॉल्ट सेटिंग जो है अभी कैसा ग्राफिकल से वो बूट हो रहा है, अभी हम उसको चेंज करके मल्टी यूजर से, तब देखना वो डिफॉल्ट की हमें लिंक क्या होगी, चेंज हो जाएगी, राइट। बट हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट हम मैन्युअली हम क्या करेंगे, कमांड के थ्रू करेंगे पूरा इसके अंदर, राइट। सो यहाँ पे सिस्टम डी का, तो सिस्टम डी का फीचर हम देखते हैं, द स्पीड अप बूटिंग बाय लोडिंग द सर्विसेज concurrently, right, and allow you to manage the various type of units on the systems, for example services, तो name dot services रहेगा तो वहाँ पे services मैनेज होता है, टारगेट मतलब name dot target जो इसका एक्सटेंशन टारगेट रहेगा वहाँ पे ये टारगेट रहता है, डिवाइसेस मतलब डॉट डिवाइसेस name dot device जो भी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे फाइल सिस्टम माउंट पॉइंट जो वहाँ पे अपने सिस्टम बूट होता है उस टाइम पे ये माउंट पॉइंट ये माउंट होनी चाहिए वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है डॉट माउंट पॉइंट में रहता है, एंड सॉकेट फाइल भी रहती है यहाँ पे, राइट। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे इसके अंदर जो सर्विसेज यूनिट, तो डॉट सर्विसेज जो फाइल की रहेगी तो वो क्या है, स्टार्ट एंड कंट्रोल द डेमन एंड प्रोसेसेस बाय कंसिस्ट ऑफ टारगेट, तो रिप्लेस द सिस्टम वी, जो मैं बोला ना ये CSV का सिस्टम वी, इनिट रन लेवल, तो पहले आपको रन लेवल चेंज करना रहता है, तो वहां पे कहां पे आपको चेंज करना रहता है, इनिट टैब में भी फाइल लीजिए 6 के अंदर 5 के अंदर, और 7 के अंदर अभी ये नहीं है, जिसके बाद आपको रन लेवल चेंज करना कहां पे जाना है, इनिट टैब इंप्लीमेंटेशन टेबल, जो उसने अभी हमें रिप्लेस कर दिया किससे, टारगेट से। तो यहाँ पे टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है रन लेवल पे, राइट। उसके बाद माउंट पॉइंट है, सो डॉट माउंट में क्या होगा, कंट्रोल द माउंट पॉइंट इन द फाइल सिस्टम। उसके बाद डिवाइसेस, एक्सपोज द कर्नल डिवाइसेस इन सिस्टम डी। स्नैपशॉट यहाँ पे रहता है, कैन बी यूज टू टेम्परली सेव एंड स्टेट ऑफ द सेट ऑफ सिस्टम डी यूनिट विच कैन लेटर बी रिस्टोर्ड बाय एक्टिवेटिंग द सेव्ड स्नैपशॉट यूनिट, जैसे हम हाइबरनेट करते हैं ना, सेम लाइक दिस। उसके बाद स्वेप फाइल, तो escalated memory swap partitions of और swap फाइल, तो swap फाइल आपकी जो रहेगी आपने swap बना के रहेगी वहां पे वो किसके कहां पे रहेगी, डॉट swap के इंफॉर्मेशन में पे रहेगी, राइट। सो यहाँ पे देखो सिस्टम डी कन्फिगरेशन फाइल, तो सिस्टम डी की कन्फिगरेशन फाइल यहाँ पे सिस्टम डी यूनिट्स आर डिफाइंड बाय यूनिट कन्फिगरेशन फाइल लोकेटेड इन द फॉलोइंग डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे मेरी ये डायरेक्टरी रहेगी /USR के अंदर, लिब के अंदर, सिस्टम डी के अंदर सिस्टम की। उसके बाद सिस्टम यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड विच इंस्टॉल आरपीएम पैकेज, जो आरपीएम से मेरे जो इंस्टॉल होगी वो कहां पे रहेगी, /रन के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर। एंड सिस्टम डी यूनिट्स क्रिएटेड एट रन टाइम, जब सिस्टम मेरा रन होता है उस टाइम पे, दिस डायरेक्टरी टेकन प्रीसीडेड ओवर द डायरेक्टरी विथ इंस्टॉल्ड सर्विस यूनिट, तो वो बाय डिफॉल्ट कहां पे रहेगा, /etc के अंदर, सिस्टम डी के अंदर सिस्टम। एंड सिस्टम यूनिट क्रिएटेड एंड मैनेज बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टेकन जो भी हमें प्रोसेस वहां पे रहता है वो सब ओवर द डायरेक्टरीज विद द रन यूनिट, तो इसके अंदर अभी क्या करेगा, ये पूरा काम करेगा, राइट। तो इसका हम आगे देखते हैं अभी हाउ टू सेट द डिफॉल्ट टारगेट। अब डिफॉल्ट टारगेट कैसे सेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये रन लेवल 5 और सब यहाँ पे दिखाता है, राइट। सो एग्जैक्टली अभी हम देखते हैं रन लेवल के बारे में। सो रन लेवल 0, सो ये रन लेवल 0 डॉट टारगेट, तो यहाँ पे उनका एक्चुअली फाइल कौन सा रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, बट सॉरी एक्चुअली फाइल ये रहेगा, बट इसका लिंक रहेगा ये, बट यहाँ पे पावर ऑफ टारगेट, तो इसके अंदर क्या शट डाउन और पावर ऑफ, तो रन लेवल अपना 0 रहता है, वो शट डाउन एंड पावर ऑफ के लिए रहता है। उसके बाद रन लेवल 1 आता है, तो रन लेवल 1 अपना रेस्क्यू सिस्टम के लिए रहता है, जब आपका सिस्टम कुछ बूट नहीं कर रहा है प्रॉपर, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको सिस्टम बूटिंग में आप एक सर्विस कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, या सिस्टम में कोई पार्टीशन माउंट नहीं हो रहा है, या एरर दे रहा है, या वॉट जो भी, राइट, तब हम क्या करते हैं, रन लेवल 1 पे जाते हैं, और वहां पे जाके रन लेवल 1 मतलब ना विंडोज का सिंगल यूजर सेफ मोड,
राइट। यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूजर मोड ही मिलेगा, मतलब रूट यूजर ही मिलेगा, बाकी आप दूसरे यूजर लोग यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे आता है रन लेवल 2, 3 एंड 4। ये रन लेवल उसने क्या दिया, यहाँ पे ऐसा दिया है एंड वो इसको ऐसा उसको लिंक किया हुआ है मल्टी -user.target के साथ। तो यहाँ पे आपका जो होगा सेटअप द नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर है। तो यहाँ पे नॉन ग्राफिकल मतलब यहाँ पे ग्राफिकल आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है रन लेवल 5। सो रन लेवल 5 में मतलब अपना कौन सा आएगा, ग्राफिकल आएगा, राइट, जहाँ पे टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिकल दोनों रहेंगे। और रन लेवल 6 जो रहता है वो रिबूट के लिए रहता है, और सराउंड के लिए भी लोग यूज करते हैं। सो अभी मुझे यहाँ पे देखना है मेरा करंट रन लेवल किससे मेरा बूट हुआ है। सो उसके लिए कौन सा कमांड मारूंगा यहाँ पे टेल init। नहीं सॉरी, टेल init नहीं है, रन लेवल है, रन लेवल, राइट। तो मेरा रन लेवल कौन सा 5 से मेरा सिस्टम बूट हुआ है। आगे यहाँ पे एन दिखा रहा है, एन मीन्स नेम। अभी सपोज मैं यहाँ पे ये रन लेवल यहाँ से मैं दूसरे रन लेवल में जाता हूँ, चेंज करता हूँ, तब मेरा पे एन की जब 5 आ जाएगा, राइट, जो रन लेवल में गया वहां पर वो 3 आ जाएगा, मतलब 5 और 3 दिखाएगा। तो लास्ट रन लेवल जो भी रहेगा वो दिखाएगा। अभी तो हमने मेरा सीधा डायरेक्टली हमने एक ही रन लेवल से सीधा बूट किया, अभी हमने रन लेवल चेंज नहीं किया। रन लेवल जब चेंज करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, राइट। सो रन लेवल देखने के लिए कौन सा कमांड है, रन लेवल कमांड। अभी रन लेवल मुझे चेंज करना है, तो रन लेवल चेंज करने के लिए अभी मैं आपको यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, अपने ये ग्राफिकल से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा आगे इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट रन लेवल कौन सा है वो मुझे देखना है। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, सिस्टम ctl get default। कौन सा दिखा रही है, ग्राफिकल। और यहाँ को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, गेट की जगह पे सेट आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा सेट करना है, आप बोलते मुझे यहाँ पे मल्टी यूजर वाला सेट करना है, तो मल्टी यूजर का नहीं, नंबर नहीं चल रहा, ऐसे ही फाइल में देना पड़ेगा इसमें। अब मैं देखो इतने टाइप के यहाँ पे टारगेट्स है, और उसके बाद ये भी एक इमरजेंसी टारगेट भी हम जाते हैं। ये आप ऐसे सेट कर सकते हैं नंबर की जगह पे, रन लेवल 2 करके ऐसा दे सकते हैं, या रन लेवल 3 ऐसा दे सकते हैं। सपोज मान के चलो आपको से गलती से मैं रन लेवल में 0 सेट हो गया, तो क्या होगा, सिस्टम बूट होगा, शटडाउन हो जाएगा। सिस्टम बूट होगा, जब भी वो टारगेट फाइल पड़ेगा, डिफॉल्ट डॉट टारगेट पड़ेगा, शटडाउन कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डिफॉल्ट आपने जो सेट करके रखा है वो करके रखा है 0 वाला, इसलिए आप क्या करेगा, वो शटडाउन कर देगा। तो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, तो अब क्या करोगे आप, कैसे जाएंगे रेस्क्यू मोड? तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्क्यू मोड में जाने की जरूरत नहीं है, कर्नल के अंदर पैरामीटर आपको पास कर देगा। तो आपको जो भी रन लेवल से आपको पास करना है वो रन लेवल आपको टारगेट दे दो। हाँ, ग्रेफ की मेनू में जाके यस, वो कर्नल वाली जो लाइन थी ना लिनक्स 16 करके, उसके एंड में जाके आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालना है वहां पे, राइट। सो अभी हमें मैं दे देता हूँ मल्टी टारगेट, नहीं, और यहाँ पे एंटर। सो उसने क्या किया, देखो जब मैंने कमांड मारा तो उसने क्या किया, आप यहाँ भी बिल्कुल समझ जाओगे एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। पहले उसने क्या किया, जो मैंने ऑलरेडी थी उसको फाइल उसने रिमूव कर दिया, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, उसने सिम लिंक बनाया, लिंक क्रिएट कर दिया, इसका डिफॉल्ट यहाँ पे इसके साथ। तो अभी जब भी मेरा सिस्टम बूट होगा तब जाके मैं कौन सी फाइल, वो सिस्टम भी क्या किसको चेक करेगा, डिफॉल्ट डॉट टारगेट होगा। डिफॉल्ट डॉट टारगेट में क्या मिलेगा उसको, मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर में अभी वहां पे जो भी अपने प्रोसेस में लिखा रहेगा उस स्क्रिप्ट के अंदर, राइट, मल्टी यूजर टारगेट के अंदर, उसको इसी क्या करेगा, रन करता है।
राइट, उसके बाद आपको डिफॉल्ट देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे सिस्टम सीरियल डिफॉल्ट। तो सेट करंट टारगेट टू डिफॉल्ट। सो इसका मतलब क्या होता है कि अभी सपोज हम आपने रन लेवल चेंज किया 3 में 5 में से 3 में गए, और वो आपने कैसे रन लेवल जब चेंज करते हैं तो टेल इनिट कमांड या इनिट कमांड, ये दोनों कमांड से हम क्या करते हैं, रन लेवल चेंज करते हैं। अभी रन लेवल 5 से रन लेवल 3 में गए, अभी आप बोलते मुझे 3 वाला ये डिफॉल्ट मुझे क्या करना है, सेट कर देना। यहाँ पे जो रन लेवल पे गया वो आप बोलते हैं डिफॉल्ट रन लेवल सेट कर दें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये सिस्टम सीरियल डिफॉल्ट करके एंटर कर देंगे, या अपना ये कर दो। तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो रन लेवल आपको वो सेट कर देगा। तो आपको पीछे कोई देने की जरूरत नहीं है, मल्टी यूजर टारगेट एरिया वगैरह जो भी है। जियो यहाँ पे हमने ये देखा पे पूरा, ठीक है। तो कैसे रन लेवल पे वगैरह सब बच्चे आते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब करंटली द लिस्ट करंटली एक्टिव टारगेट्स। अभी मुझे यहाँ पे करंटली एक्टिव टारगेट देखना है मेरे सिस्टम के अंदर, अभी कौन कौन से एक्टिव टारगेट मेरे सिस्टम के अंदर अभी है, राइट। तब आप क्या करोगे, मैं सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन यूनिट हाइफन टाइप टारगेट। अभी टारगेट की जगह आप सर्विस भी यूज कर सकते हो, तो आपको वो भी आगे दिखाता हूँ, ठीक है। सो इतनी मेरे यहाँ पे क्या है, एक्टिव। सो बेसिक डॉट टारगेट। तो अभी मैंने जब ग्राफिकल स्टार्ट किया उसके बैकएंड में बाद में ये सारे टारगेट यहाँ पे कॉल हुआ है। तो हर एक टारगेट का हमें मतलब क्या है वो सब कुछ हमें दिखाता है। तो टोटल यहाँ पे 20 टारगेट लोडेड है। उसके बाद ऐसा ही सेम यहाँ पे टाइप में अभी ऐसा सर्विस करूंगा, तो जितनी भी मेरी सर्विस अभी एक्टिव है वो सारी के सारी सर्विस का लिस्ट दिखाएगा। जो हम कहते हैं सिस्टम बूट होता है उसके बाद ओके 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 आता है, वो सारी की सारी सर्विस अभी यहाँ पे ये स्टार्टेड है। तो टोटल 61 सर्विस इसके अंदर एक्टिव पूरे से। अभी आपको बोलेगा मुझे रनिंग सर्विसेज देखना है, अभी कौन कौन से एक्टिव है, तब आप क्या करोगे, ये कमांड मारो सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन यूनिट हाइफन टाइप और सर्विस। वैसे आपको सॉकेट देखना है, सॉकेट दिखेगा। ऐसा ही आपको मतलब ये क्या था उसका दूसरा, स्वैप एंड हाँ माउंट, वो सब कुछ आपको रनिंग वाली बताएंगे। यस एक्टिव, यस अवेलेबल नहीं, सिर्फ एक्टिव वाली ही दिखाएगा। सारी की सारी देखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो करंटली एक्टिव है लोडेड है वो, ये सारे सर्विस का नाम है पूरे। इसके अंदर देखो अपना नेटवर्किंग वाला भी रहेगा कहीं पे, ये रहा। माउंट पॉइंट, अभी सारे माउंट पॉइंट अभी है यहाँ पे ये है। तो स्लेस कहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ, बूट का यहाँ पे दिया हुआ है, सब आप से अलग अलग यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो ऐसा जैसा आपको चाहिए सब यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे हम सेट करते हैं वो दिखा था। उसके बाद यहाँ पे आया, ठीक है, यस। अभी यहाँ पे आता है ये वाला, यहाँ पे हमने ये जो कमांड मारा था, यहाँ पे हाइफन ऑल करोगे तो जितनी भी सर्विसेज है सारी की सारी सर्विस दिखाएगा। लोडेड, इनएक्टिव, एक्टिव, सब जितनी भी है तो सारी टोटल इसके अंदर सर्विस कितनी है, 154 है टोटल। उसमें से एक्टिव कितनी थी, 61 थी।
और ये जो प्रीवियस जो थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे /et/rc.d के अंदर इनिट के अंदर, और उसके बाद दूसरी लोकेटेड यहाँ पे भी थी उस पे ये फोल्डर अभी भी इन लोगों ने स्टिल रखा हुआ है इसमें /etc/init.d के अंदर। यहाँ पे भी कुछ सर्विसेज देखी नहीं, और यहाँ पे इसने अभी इसके अंदर एक रेडमी फाइल डाल के रख दिया है, मैं दिखा दूँ। तो इसके यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अभी ये जो पर्टिकुलर जो है ये अभी एक्सप्लेन हो चुकी है। उसके बाद उसने क्या बोला, अभी यहाँ पे मेरा सिस्टम कंट्रोल डी का यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ही चलता है, तो पूरा उसने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ इसके अंदर, राइट। सो अभी सर्विस को आपको डिस्प्ले करना, वो हमने मैंने आपको बताया था, स्टेटस, रीलोड वगैरह वो सब कुछ आपको दिखा था, राइट। अभी यहाँ पे सर्विस को दो तरीके से हम मैनेज करते हैं, एक तो आपको टेम्पररी स्टॉक डिस्प्ले करना है वो, और आप बोलते परमानेंटली। तो टेम्पररी परमानेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? परमानेंट मतलब जब सिस्टम मेरा बूट होता है उस टाइम पे क्या हो जाएगी वो सिस्टम, ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और उसके बाद टेम्पररी मतलब जब आप ये करते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैं कोई एक सर्विस लेते हैं, सिस्टम CTL। यहाँ पे पूरा ये सिस्टम CTL के और विंडोज के 6 का 5 के अंदर क्या था, दो कमांड थे, सर्विस नाम का कमांड था और उसको परमानेंट ऑन करने के लिए CH के कॉन्फ़िग कमांड था। तो वहाँ पे दो कमांड करने के मैंने पड़ता, और उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग टाइप के, वहाँ पे जब मुझे रन लेवल चेंज करना पड़ेगा तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये करना है तो वहाँ पे जाओ, ऐसा। अभी 7 के अंदर इसमें सिस्टम डी के अंदर क्या कर दिया, एक ही कमांड से सब कुछ मैनेजमेंट दे दिया। कौन सा? सिस्टम कंट्रोल आपको, यहीं से सब कुछ आप कर सकते, पूरा सिस्टम का मैनेजमेंट, राइट। तो सिस्टम CTL, और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ स्टेटस HTTP, ये नहीं रहेगी, नेटवर्किंग देते हैं। राइट। सो यहाँ पे क्या दिखा रही है, लोडेड दिखा रहा है, और अभी ये सेम सिस्टम डी के अंदर ये सारा डिटेलिंग है। अभी पहले के टाइम पे अभी जब हम कल सर्विस स्टार्ट कर रहे थे उसमें एक्जेक्टली इतना एरर नहीं दिखाता, और कोई सर्वर लेवल की एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस हो गया या मेरा वेब सर्वर हो गया, उसको हम जब स्टार्ट स्टॉप करते हैं उसके टाइम पे कुछ एरर आनी है, राइट, या कुछ आपके कंफ्यूजन फाइल आपने कन्फिगर किया, उसमें कहीं पे पैरामीटर गलत हो गया है, तो आपको क्या करेगा, वो यहाँ पे एरर दे देगा। सर्विस जब स्टार्ट होती वही ये सिस्टम डी के अंदर सबसे अच्छा है, ब्यूटीफुल चेंजेस है, और इवन मतलब स्मार्ट वे बना दिया, क्या किया इसने, पूरा एकदम स्मार्ट वे बना दिया। तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा भाई एक्जेक्टली क्या है, क्या नहीं, राइट। अभी सर्विस को स्टार्ट, स्टॉप, रीलोड वगैरह सब मैं दिया। अभी मैं आपको उसको परमानेंट इनेबल करना है या डिसेबल करना है। परमानेंट इनेबल डिसेबल मतलब जब सिस्टम बूट होता है तब मेरा यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट हो जानी चाहिए, या मेरा सिस्टम बूट होता है तब सर्विस ये स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मैं खुद मैन्युअल करूंगा। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ तब क्या होता है, अच्छा उसने क्या बताया, ये नेटवर्क डॉट सर्विसेज इज नॉट नेटिव सर्विसेज, रीडायरेक्टिंग टू द SBCH कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कमांड मारो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना ये init.d के अंदर /etc के अंदर यहाँ पे नेटवर्क सर्विस, सो मतलब वो सिस्टम डी में ये कवर नहीं होती है। अभी इसकी जब हम क्या करते हैं, नेटवर्क मैनेजर डालते हैं, ये रहेगी। डिसेबल ही है, राइट। जैसे मैंने इनेबल किया, पहले वो डिसेबल थी इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आया, राइट, क्योंकि मैंने बंद करके रखा हुआ था परमानेंट, राइट। अभी मैंने उसको इनेबल किया, तो इनेबल किया तो उसने क्या किया, 3 फाइल का उसने लिंक बनाया। कहां पे बनाया उसने, ETC के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर, राइट। उसके बाद यहाँ पे उसने कहां पे डाला, एक दूसरा बनाया /etc के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर, मल्टी यूजर के अंदर, मल्टी यूजर के अंदर उसने क्यों बनाया, राइट।
सो हमने रन लेवल कौन सा चेंज किया अभी, हमने कौन सा करके रखा हुआ है 3 वाला है, इसलिए उसने क्या किया रन लेवल 3 के ऊपर उसने बनाया। सो अभी जब भी मेरा सिस्टम बूट होगा तब उसको पता कैसे चलेगा कि रन लेवल 3 में मुझे ये सारी सर्विसेज रन करनी है। तब यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, ये ईटीसी के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम के अंदर मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट डॉट वॉन्ट्स, उसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट मिलेगी उसको डॉट सर्विस वाली, वो सबको क्या करेगा रन करेगा, राइट। तो ये डिलीट करने हम चाहते हैं ताकि आपको एग्जिट और में भी दो रहेगी, नहीं एक ही रहेगी। हाँ अभी पहले कुछ भी नहीं था ना, रहेगा ना मल्टी यूजर में, इतना तो भी स्टार्ट करना चाहिए ना। नहीं मल्टी यूजर में नहीं, मल्टी यूजर में नहीं रहेगा। और भी सिर्फ एक ही सर्विस वो जो अभी स्टार्ट किया वही रहेगी, क्योंकि पहले तो बेसिक ही था ना सर, रिक्वायर्ड बेसिक डॉट टारगेट था। हाँ वो तो रहेगा ही। हाँ उसके नीचे वर्ड्स में कुछ भी नहीं था, तो अभी सिर्फ नेटवर्क मैनेजर ही रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसको वहां पे वांट्स में उसने बोला मुझे ये चाहिए, बाकी ये स्क्रिप्ट के ये लोकेशन के अंदर जो भी फाइल रहेगी ना, स्क्रिप्ट रहेगी, वो सबको रन करेगा। वो फाइल में जो अपनी इक्वल टारगेट वाला फाइल थी, हाँ उसमें अभी जो वार्ड्स के लाइन हाँ वो वाले नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। वहां पे उसने बोला मुझे ये चाहिए, ये स्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो क्या करेगा, ये बेसिक रिक्वायर्ड डॉट टारगेट जो है वो तो लेगा ही लेगा, वो कोई भी रन ले लो, बेसिक वाला तो लेगा ही वो, तो मुझे ये तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे कंफ्लिक्ट कोई भी कंफ्लिक्ट करता है, यहाँ पे कौन सा ये रेस्क्यू डॉट सर्विस एंड रेस्क्यू डॉट टारगेट में, राइट। एंड आफ्टर बेसिक रेस्क्यू एंड रेस्क्यू सिस्टम, यहाँ पे ये आईएसएलएस यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप जब देखोगे, जब मैंने रन लेवल चेंज किया तब उस टाइम पे उसने क्या किया, यहाँ पे मल्टी यूजर यहाँ पे आ गया। अभी मैं सीधी यहाँ पे दिखाता हूँ डॉट डॉट करके, यहाँ पे ग्राफिक्स मोड्स में आता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एरेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एकदम। अभी मैं इसको हमें इनेबल करते हैं हम, सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट, राइट। यहां पे मेरे सेटिंग हो गया। उसके बाद अभी मैं इसकी डिफॉल्ट फाइल देखता हूं, राइट। सो यहां पे मेरे क्या चेंज हुआ, रिक्वायर्ड मल्टी यूजर। सो मल्टी यूजर को क्या करेगा, जो वो फोल्डर के अंदर वर्ड्स के अंदर जो फाइल्स हैं फोल्डर पड़े हुए हैं, सॉरी फाइल्स पड़ी हुई नोट सर्विस, वो सर्विस तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद वॉन्ट्स, मुझे ये भी चाहिए। अभी सपोज हम लोग अपने मल्टी आईफोन यूजर डॉट टारगेट के अंदर ये वॉन्ट्स करके ये डाल दे देते हैं, तो उसके अंदर भी ग्राफिकल स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए मैं कहने का मतलब? तो उसके अंदर वो जरूरत नहीं है मुझे ग्राफिकल, राइट। अब इसका हम देखोगे ना, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है उसका पे ये मेन और सिस्टम डी डॉट स्पेस यहाँ पे 7 करके, तो उसके अंदर पूरा दिखाएगा इसका मीनिंग वगैरह सब क्या होता है क्या नहीं। ऐसा कुछ फाइंड करके लाइक कोई सर्विस है स्पेसिफिक, वो उसके रन लेवल कर सकते हैं ना सर, रन लेवल को प्री डिफाइंड ऐसा कुछ है क्या, लाइक जैसे नेटवर्क मैनेजर उसमें अभी हम लोग तीसरा रन लेवल सिलेक्ट किया, अब उनके नेटवर्क मैनेजर को पहले रन लेवल में ला नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होगा कि लाइक प्री डिफाइंड रूल्स होंगे कि वर्ड्स में अगर डाल दिया तो नहीं, व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो, तो वहां पे चालू होता है, पर उसके रिलेटेड दूसरी सर्विस चालू नहीं होगी ना, डिपेंडेंसी चालू नहीं करेगा। नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ये तो इसको बोला, और डिपेंडेंस वाली बात आपने बोला ही ना, जिससे यहाँ पे बोला इसे रिक्वायर्ड मतलब मुझे ये तो चाहिए। उसके बाद उसने बेसिक डॉट टारगेट बोला, पर ये तो मुझे चाहिए, वो आपने वहां पे नहीं दिया। अभी ये सारी चीज आपको चाहिए, तो अपना जो है उसमें ही पुट करो ना पूरा, ऐसा अपने हिसाब से पूरा डिफाइन कर सकते हो। या आप बोलोगे मुझे ये रन पे ये सर्विस नहीं चाहिए, तो उसका लिंक है वो निकाल दो, ऐसा कर सकते, मल्टी सेलर कर दो। कुछ सेटअप रूल से वैसे करना चाहिए। यस कंपल्सरी, रन लेवल का मीनिंग ही यहाँ पे यही है, पर्टिकुलर ये रन लेवल पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये रन लेवल पे जाओगे नहीं मिलेगा। रन लेवल 2 के अंदर आपको वहां पे जाते हो, पर वहां पे एनएफएस सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर सपोर्टेड नहीं है। रन लेवल 3 के अंदर मल्टी यूजर विद ऑल नेटवर्किंग सर्विसेज, बट ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल है। यस पहले से डिफाइन किया है सर। यस पूरे रन लेवल को डिफाइनिंग है स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। अगर हम लोग सर रन लेवल 1 सेट करते हो और फिर बाद में नेटवर्क
जैसे ये कि हम लोगों ने भी ये तीसरे वाले इसको नेटवर्क मैनेजर को डाले हमने, हाँ वो तो आप ऐसा कर सकते हो, तो मैं 1 वाले रन लेवल सिलेक्ट करके डालूंगा तो नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो सिंगल यूजर मोड में रन होता है। सिंगल यूजर मोड मतलब अपना कॉन्सेप्ट है रेस्क्यू वाला रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नहीं कौन सा वहाँ पे आता था, इसके लिए ग्राफिकल है, बेसिक है, 1 मिनट है मैं पे ये वाला पे। सो जब आप हमें देखोगे रन लेवल मैंने रेस्क्यू किया, मतलब सिंगल यूजर मोड, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, रिक्वायर्ड सिस इनिट डॉट टारगेट एंड रेस्क्यू डॉट सर्विस, बस ये दोनों ही लेगा वो। अभी अगर मैं सिस्टम सिटी लेवल नेटवर्क मैनेजर करता हूँ यहाँ पे, दुनिया है यहाँ पे वो, क्योंकि जब इनेबल करता है तो बाय डिफॉल्ट वो रन लेवल मल्टी यूजर में ही बनाएगा लिंक। अभी तो हम जैसे हम लोगों ने जब भी एक रन लेवल सिलेक्ट किया था, Yes. तीसरा वाला, करेक्ट बाद में सिस्टम सिटी लेवल नेटवर्क मैनेजर किया, करेक्ट वो नेटवर्क मैनेजर तीसरे इसमें सिलेक्ट हो गया, करेक्ट अभी हमारा इनिट 1 वाला हमने एक्टिव कर दिया। राइट। नहीं ऐसा नहीं है, आप जो भी रन लेवल पे हो, अभी करंट रन लेवल अभी आपने अभी तो ये सेट किया ना, नहीं अभी रन लेवल जो मेरा एक्चुअली वो कौन सा है, 5 है, अभी 5 अभी मेरा करंट जो है मेरा 5 है, राइट। बट अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी ये देखो मैं रन लेवल अभी मल्टी यूजर करता हूँ, सॉरी ग्राफिकल करता हूँ, राइट। ग्राफिकल मैंने किया, उसने ये सेट कर दिया, बट जब मैं यहाँ पे इनेबल डिसेबल, अभी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, अभी कौन से समझना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ मैं इनेबल किया था, अभी इसको मैं क्या कहता हूँ, डिसेबल करता हूँ, ठीक है। तो उसने लिंक कहाँ से निकाला, मल्टी यूजर से निकाला। अभी जब मैं उसको इनेबल भी करूंगा तो भी वहां से ही निकालेगा, वहां पे ही डालेगा मल्टी यूजर, वो ग्राफिकल में वॉन्ट्स पे नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, यहां पे क्या बताया उसने, रिक्वायर्ड मल्टी हाइफन यूजर्स, समझ आया? मतलब जब मेरा ये रन लेवल पे आएगा तो रिक्वायर्ड उसी का मतलब मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट में मुझे चाहिए। तो जब हमें इनेबल डिसेबल करते तो क्या करता है, किसमें बनाता है, मल्टी हाइफन टारगेट के अंदर वॉट्स के अंदर वो लिंक बनाता है, राइट। तो वहां पे जब लिंक बनाता है तब मेरा रन लेवल बूट करता है, मैंने आपके ग्राफिकल, तब भी वहां पे इनेबल होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल ये बोल दिया उसने, इसने मल्टी सॉरी ग्राफिकल टारगेट मुझे मल्टी यूजर चाहिए, राइट। बट जब मैं ग्राफिकल रन लेवल नहीं कर रहा हूँ और मैं कौन सा करता हूँ, रन लेवल 3 करता हूँ, मतलब मल्टी यूजर, तब वहां पे मेरा कौन सा था, ये वॉन्ट्स वाला नहीं है, तब मेरा डिस्प्ले मैनेजर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ग्राफिकल स्टार्ट नहीं होगा, तब वो ग्राफिकल रिलेटेड जितने भी सर्विस है वो सर्विस को स्टार्ट नहीं करेगा। ये सब स्टार्ट करवाना है, मैंने नेटवर्क मैनेजर किया स्टार्ट, वो मेरा मल्टी यूजर नहीं है, ये सब कहीं पर भी डिपेंड होना चाहिए इसके अंदर। अगर मुझे नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट करना है तो 3 के अंदर ही जाएगा, बाद में अगर 5 वाला करना है तो ये जो वॉन्ट्स वाली लाइन नंबर आ रही है, डिस्प्ले ये सब बेसिकली आराम है, लेकिन रेफरेंस काफी होता है, रेफरेंस ये लेते हैं ना। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखो ये डिफाइन है, प्री डिफाइन, यहाँ पे जो है वांट्स और रिक्वायर्ड वगैरह सब कुछ, राइट। अभी रिक्वायरमेंट यहाँ से आप निकाल दो तो क्या करेगा ये सिटी डॉट डॉट मल्टी यूजर, तो ये सारी सर्विस रन नहीं करेगा वो, ठीक है। वांट्स में से आपने निकाल दिया, तो वांट्स क्या है, रिक्वायरमेंट, राइट। बट जब हम यहाँ पे आप बोलते हो यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, जब हम उसको इनेबल करते हैं तो लिंक कहाँ पे बनाता है, यहाँ पे बना देता है। तो जब मेरा सिस्टम बूट होता है तो वो क्या करता है, उसने बोला वहां पे रिक्वायर्ड मल्टी यूजर टारगेट, तब प्रोसेस सिस्टम की प्रोसेस क्या करेगा, ये फोल्डर में आएगा, कौन से वाले फोल्डर में, यहाँ पे टारगेट फाइल, और यहाँ पे आके जो भी स्क्रिप्ट रहेगी उस स्क्रिप्ट को क्या करता है, रन कर देता है, राइट। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर पूरा उसका कोडिंग लिखा हुआ रहता है,
यहाँ पे फिर तुझे यहाँ पे ये प्रोसेस डायमंड स्टार्ट करना है पूरे। जब ये स्क्रिप्ट रन होगी तो अंदर में ये सारा रन होता है पूरा। तो ये वांट्स ये क्या बोलता है, मुझे नेटवर्क डॉट टारगेट भी चाहिए कंपलसरी, राइट। तो ये डिफॉल्ट हमें दिया रहता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट रीलोड जब आप करते हो तब क्या होता है, यहाँ पे ये करता है वो। जब आप स्टार्ट करते हो तो हमें ये स्टार्ट करता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे init 0 मतलब रेस्क्यू के लिए जो भी रहेगा उसमें अगर हम रिक्वायर्ड मल्टी यूजर डॉट टारगेट करेंगे तो ये सर्विसेज रन होगी। हाँ बट उसमें रन नहीं होगे ना, उसके अंदर आपने पहले आप वहां पे उसके अंदर देखोगे, यहाँ पे देखो vm/lib के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम के अंदर क्या था, यहाँ पे क्या उसने किया है, तो यहाँ पे अभी ये सर्विस रन हो जाएगी। तो ये सर्विस रन होगी तो मेरा सिस्टम क्या होगा, शट डाउन होगा। शट डाउन होगा तो मतलब क्या करेगा, सारी के सारी जो सर्विसेज है उसको सबको हमें स्टॉप करेगा, पारिसिंग को यूमॉन करेगा, उसके बाद सिस्टम को हॉल्ट कर देगा। तो ऐसा ही सेम अपना रन लेवल इसका देखोगे, सिक्स यहाँ पे क्या रन करेगा वो, सिस्टम डी -reboot वाली सर्विस रन करेगा। ये सब का जो डिफाइन किया है मैं ये इसके साथ फिट कर सकता है, कर सकते हो कि लाइक ये सिस्टम ने किसी एक्सपोर्ट ही नहीं किया है यूजर के साथ, यूजर का कुछ भी हो ये सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं init 0 पे ग्राफिकल भी चला सकता हूँ, ऐसा भी यस कर सकते हैं। बट आपका वहां पूरा प्रॉब्लम ये हो जाएगा, आप कर सकते हो init 0 में भी आप ये चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक ऐसा यूजर के साथ कुछ ऐसा छुपा के रखा है क्या वो, कि लाइक हाँ ये सेट ऑफ रूल्स है, इसको कोई हाथ नहीं लग सकता, रूट यूजर होगा तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये प्री डिफाइंड है मेरा, कि 3 init लेवल पे मेरा मल्टी यूजर ही चलेगा, 0 पे मेरा रिबूट ही होगा। यस आपने प्री डिफाइंड या प्री डिफाइंड में जाकर छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसके बाद प्री डिफाइंड वाला भी काम नहीं कर पाएगा ना। प्री डिफाइंड है एसएमएस स्टैंडर्डाइजेशन के साथ उसने दे दिया है। आप बोलते भाई रन लेवल 6 के अंदर मेरा आपने रन लेवल 5 वाला जो सर्विस है वो चलनी चाहिए, और रन लेवल 5 में जो है वो चलनी चाहिए अपने 6 वाली, कर सकते हो। 6 के अंदर जो पड़ा हुआ है वो अपने 5 में डाल दो, 5 में पड़ा हुआ है वो 6 में डाल दो। ये स्क्रिप्ट ये कॉपी पेस्ट मार दो। जब मेरा सिस्टम डी वो प्रोसेस रन करता है और यहाँ पे वो डिफॉल्ट डॉट टारगेट देखने आएगा, उसके अंदर जो लिखा हुआ वही रीड करने वाला है। इवन कर्नल के पास कुछ तो रेफरेंस रहता होना चाहिए सब चीजों में। नहीं कर्नल के पास है कोई, कर्नल क्या करता है सिस्टम डी को रन कर देता है, उसके बाद सारी प्रोसेस सर्विसेज रन करने का काम सिस्टम डी का ही। कर्नल ने उसका काम कर दिया वहां तक, बस उसके बाद कर्नल का रो गया। उसके बाद आगे का मतलब जो सिस्टम के अंदर जो मेरा कर्नल वर्क करेगा, जो भी देगा लेना करना वरना वो सब वो करना है। सिस्टम डी के अंदर उसको जो ऑर्डर मिले वो ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। ये हम क्लिक कर सकते कुछ भी। हाँ सर, उसके बाद आपको जैसा करना है तो इसका मेन पेज भी है, अभी देखो सिस्टम डी सिस्टम यूनिट्स है, यहाँ पे पूरा उसने दिया हुआ है। जैसा आपको करना है आपको हमें चेंजेस वगैरह से कुछ भी कर सकते हैं पूरा। डिफॉल्ट टारगेट, डिफॉल्ट डिस्प्ले आइकन मैनेजर, ये सब का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैं बोला ना लिनक्स के अंदर आपको बोटिंग रिलेटेड आपको जो भी कस्टमाइज करना कर सकते हो पूरा का पूरा। आप बोलते हैं मेरे ये सारे रन लेवल आने ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही रन लेवल दिखना चाहिए, तो वहां से मल्टी यूजर वगैरह सब निकाल दो, बाकी कोई यूजर दूसरा रन लेवल चेंज ही नहीं कर पाएगा। बढ़िया उसके अंदर प्रॉब्लम ये क्या है कि जब आपने init 0 कमांड मारा तो init 0 में बाद में कुछ और भी हो सकते हैं जो आपने रन लेवल 0 पे जो बोला है वो, राइट। आपने बोला है भाई init 5 हो तो init 5 में आपने जो कस्टमाइज किया है वो बाद में रन होगा। ये ऐसा यस पॉसिबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ होता है तो लाइक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप भी रन लेवल में जाता है वो सीधे से लेके। हाँ वो प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे बोला ना मैंने आपको यहाँ पे। यस इसके 2-3-4 निकाल दिए चले तो वो चालू नहीं होगा जब सिस्टम बूट होगा। अच्छा वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी तो आपको बाद में मैन्युअली रन करनी पड़ेगी, मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा निकाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैंने यहाँ पे किया था, आपने जब मैं रेलवे का प्रोजेक्ट कर रहा था ना
उस टाइम पे। लेवल 5 पे होगा ना, अगर 2, 3, 4 निकाल दिया 5 में तो होगा। हाँ, जो रखा है वो आपको रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रन लेवल बुक का होगा, जो रन लेवल में कस्टमाइज की रन लेवल एक्चुअली कोड जो है वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड मतलब आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो। रन लेवल कोड में अनयूज्ड है। ये 6 के अंदर भी सेम है, 7 के अंदर भी सेम है। रन लेवल जो 6 है वो अनयूज्ड है, इसके अंदर अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज करेंगे, वो कम कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो कस्टमर बुकिंग रिलेटेड एंड रेलवे जो कस्टमाइज थे, जब हमने रेलवे का प्रोजेक्ट किया उस टाइम भी मैंने किया। रेलवे के प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों का एक सारे मशीन्स थे, तो उसके अंदर मुझे ऑर्डर सेट करना था। उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर उनका पता नहीं, उनका प्रोग्रामिंग कैसा था पता आई डोंट नो, जो कंपनी ने उसको डिवाइस मशीन ने जो प्रोग्रामिंग किया था, तो उसके अंदर टोटल 5 सीरियल कोड वाले उसके मशीन थे, 5 मशीन थे जो सीरियल कोड पे काम करते थे, और एक जो था अपना प्रिंटर था जो पैरेलल कोड पे काम करता था, और उसके बाद टच स्क्रीन जो थी वो अपने यूएसबी के थ्रू काम करते थे, टच पैड। जैसे अपना बॉम्बे में जाते थे, लोकल में जाते थे, वहां पे ये कियोस्क मशीन रहते ना, वो मशीन की बात कर रहा हूं। अभी इन लोगों ने क्या किया, वो तो अपना स्मार्ट कार्ड रहेगा वही मशीन निकाल देता है। अभी इन लोगों ने क्या किया, कैश से आपको रहेगा, जो आपके पास कैश है तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी इन लोगों ने क्या किया, कैश वाला भी सिस्टम निकाला है, आपके पास कैश है तो मशीन से भी आप टिकट निकाल सकते हो। उसके अंदर हम लोगों ने ओएस जो कस्टमाइज किया और हम उसका जो अपना थिंगलाइन जो मशीन दिया हुआ है वो अपने तरफ से दिया हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने उनके हमने टोटल हम लोगों ने मुझे बोला था कि 5 कॉम पोर्ट चाहिए, सीरियल पोर्ट चाहिए, एक पैरेलल पोर्ट और 4 यूएसबी और एक लैन वीजीआईडी में जो भी रहेगा वो ग्राफिक्स पोर्ट। तो उस टाइम पे उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि पहले ही मेरे यहाँ पे क्या हो जाता था, ये पैरेलल पोर्ट का वर्जन कुछ बूढ़ जाता था, तो उसके अंदर जो सीरियल पोर्ट जो थे वो प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके नहीं कर पा रहे, तो उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा था। ऑर्डर जब हमें उसके अंदर प्रिंटर वगैरह सब निकालते थे, कहीं पे कुछ भी ले रहा है। अभी मेरा कैश मशीन है, कैश मशीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कॉइन मशीन है, कॉइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उसके बाद जो एक्सेप्ट उसने प्रॉपर आपने फॉर्मेट दे दिया, तो उसके बाद वो प्रिंट जब देते प्रिंट में गार्बेज डेटा आ रहा है, तो प्रॉपर जो प्रिंट होकर आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो उसको प्रॉपर में इंटरनली क्या हो रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो रहे थे कोड के अंदर, ऐसा होता था। अभी मिसकम्युनिकेशन होता था, उसकी वजह से क्या होता था, वो उसके प्रॉपर सारे मशीन चल नहीं पा रहे। उसके बाद हमने क्या किया था, जब वो उस टाइम में कर्नल कस्टमाइज किया था, कर्नल कस्टमाइज में मैंने ऑर्डरिंग सेट किया था, फिर पहले तुझे इसको देना है, उसके बाद ये पैरेलल पोर्ट को देना, उसके बाद तुझे यूएसबी को देना। ऐसा उस टाइम में हमने कस्टमाइज किया था, तब हमने कर्नल लेवल पे इसको कस्टमाइज करवाया। तो तुझे पहले इसको लेके इसको करना है, इसके बाद में इसको डायरेक्ट कर लेना। उनको हार्डवेयर लेवल पे चाहिए, वो कर्नल पे कैसे करते हैं? जैसे आपने जो बताया कि जो हार्डवेयर वाला होता है वो, उसके बाद उनकी टच स्क्रीन की ये थी सर्विस थी, जब वो सर्विस स्टार्ट होती है तभी जाकर वो टच स्क्रीन वर्क करना स्टार्ट करती है। वो टच स्क्रीन को हमने क्या किया, एंड में स्टार्ट करवाया, उसके अंदर जो डिफॉल्ट सर्विस थी वहां पे नहीं करवाया। तो उसके लिए बाद में सब पूरा बूट हो जाता है, उसके बाद मेरा कुछ पर्टिकुलर कमांड्स या मेरा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर मेरी सर्विस वो आपको रन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, vm/etc के अंदर rc.local नाम की फाइल लेती है। ये फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट डालते हैं। ये सबसे लास्ट में ये रन होती है, सब पूरा सिस्टम होगा। तो इसके अंदर हमने जो कंटेंट्स दिए रहेंगे, यस और उसके बाद उन लोगों ने जो डिफॉल्ट सर्विस दिया था, और डिफॉल्ट सर्विस मैंने क्या किया, रन लेवल से पर्टिकुलर निकाल दिया। रन लेवल हम 5 में चला लेते हैं, और उसके अंदर हमने ग्राफिक्स जो था वो अलग से डाला था, क्योंकि ये उनका रिक्वायरमेंट कैसा था कि ओएस पूरा उनको 450 MB में ही चाहिए रेलवे का IRCTC से। तो हमने उसको 450 में, मतलब मैंने उसको कंपाइल करके मैंने पहले तो मैंने उसको बेसिक इंस्टॉलेशन किया। तो बेसिक इंस्टॉलेशन करते हैं तो 270 MB का यूटिलाइज करता है, और उसके बाद उनका ग्राफिक्स एप्लीकेशन मतलब जावा में उनने बनाई रखी थी। तो उनका एक ओपन अपना ब्लैक बॉक्स करके हमने लाइट वेट ये यूज किया था, बोर्ड क्या डेस्कटॉप एनवायरमेंट। अभी जीनोम यूज करेंगे तो जीनोम तो 2 GB तो ले लेता है,
तो उनका रिक्वायरमेंट क्या था, रेलवे का वो 450 MB से ज्यादा आपका ओएस का ये नहीं जाना चाहिए रिसोर्स स्टोरेज। तो उसके बाद हमने उसके अंदर क्या किया, ब्लैक बॉक्स करके लाइट वेट अपना बॉक्स आता है, और उसके बाद ओपन बॉक्स का रिव्यू भी रहता है। ये लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो अपने थीम क्लाइंट वगैरह सब बनाते हैं, वैसे बात है ना। तो उसमें हम लोगों ने ये ब्लैक बॉक्स यूज किया। इसके अंदर जो मुझे मेनू चाहिए वही मेनू हम देते हैं, बाकी सब कुछ नहीं देते। तो उसके अंदर डेस्कटॉप कस्टमाइज हमने पूरा किया था। उसके अंदर हमने ब्लैक बॉक्स, आप गूगल में सर्च मारोगे ना ब्लैक बॉक्स तो मिलेगा आपको। उसके बाद हमने जहाँ पे हमने वर्चुअल इंप्लीमेंट किया क्लाइंट के वहाँ पे भी उनके क्लाइंट साइड में थिन क्लाइंट है। तो थिन क्लाइंट में उसके अंदर 2 GB का ही स्टोरेज आया वो। तो 2 GB का स्टोरेज आया, उसके अंदर मैं तो ओएस तो डाल नहीं सकता, और उसने डेल वालों ने ओएस भी नहीं दिया था जो इनका जो कस्टमाइज हमने लिनक्स बेस्ड वर्चुअल डाला था वहाँ पे। तो हमने ओएस उसके अंदर पूरा कस्टमाइज किया, फेडोरा कस्टमाइज किया था, और फेडोरा के अंदर हमने क्या किया था, ये ओपन बॉक्स डाला। ओपन बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ 2 ही मेनू दिए थे, एक फायरफॉक्स, क्योंकि फायरफॉक्स रन नहीं होने की इसका जो क्लाइंट ब्राउजर था वो फायरफॉक्स था, दूसरा सिर्फ नेटवर्किंग, मतलब ये 2 ही मेनू दिए, बाकी कुछ नहीं दिया। राइट क्लिक करके वो करते तो वहां पे मेनू आ जाता, बस 2 ही। और फायरफॉक्स तो हमने ऑटो स्टार्ट करके रखा हो, जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा उस टाइम पे ये मेरा फायरफॉक्स स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो तो हमने स्टार्टर में ही डाल कर रखा हुआ। और उसके बाद नेटवर्किंग, बस इतना ही दिया। तो वहां पे हमने अभी क्या किया था, जो मैं बोला था अपना ये USB वाला जो ये टच स्क्रीन वाला, तो वहां पे टच स्क्रीन में जब उसके साथ हम प्रॉपर रन कराते थे तब हमें ये प्रॉब्लम आता था, ये जब कस्टमाइज करने के बाद वर्डिंग देने पर। तो अभी टच स्क्रीन के अंदर टच स्क्रीन के अंदर भी हमने बहुत सारे मतलब कंपाइल किए हुए थे, क्योंकि उनके जो टच स्क्रीन लेटेस्ट था और यहाँ पे जो OS था वो पुराना था और इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसकी वजह से हमको उसको कस्टमाइज करना पड़ा, तो इसके साथ उसका ड्राइवर नहीं आता, क्योंकि टच स्क्रीन जो थी वो लेटेस्ट OS की थी, मतलब लेटेस्ट ड्राइवर थे जो लेटेस्ट OS को सपोर्ट करते थे, और इसका जो OS था वो फेडोरा 15 था। तो उस टाइम पे हमें सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमने बाद में उनको क्या किया, वो ड्राइवर्स हमने डाला है। तो उसके जो कम्युनिकेशन जो करवाया बाद में हमने उनके, जब LS USB करोगे, LS PCI करोगे, तो उसके वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ऐसे 2 आईडी आता है। वो आईडी के हिसाब से कर्नल क्या करता है और उसमें कम्युनिकेशन करवाता है एक दूसरे से। तो वहां पे बाद में जो सर्च करते हैं वहां पे प्रॉब्लम दे रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, वो सर्विस को बंद कर दिया वहां से, और ये फाइल के अंदर एंट्री डाला rc.local के पूरा, तब प्रॉपर सब कुछ चलने लगा पूरा। जब हमने मतलब अभी वो पता कैसे चला, जब हमने अभी टच स्क्रीन का USB निकाल दिया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तब जाके वो सारे कॉइन मशीन, कैश मशीन, प्रिंटर सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। तब बाद में हमने जाके उसके अंदर डिबगिंग देखा, तो डिबगिंग में उसके अंदर वो गार्बेज डेटा थ्रो कर रहा था अपना ये टच स्क्रीन, और वो प्रोडक्ट था चाइना का। दूसरे लोगों ने प्रॉपर, ठीक है मोस्टली चाइना से ही बनता है, बट उसने प्रॉपर ड्राइवर्स नहीं दिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था। उसने सिर्फ सपोर्ट दिया था तो उबंटू में सपोर्ट दिया था, उसने पूरा प्रैक्टिकल वगैरह सब साथ सेंड किया तो उबंटू के लेवल पे। तो साला उबंटू में हमको उसको बाद में बोला हमको फेडोरा के लिए चाहिए, उबंटू के लिए नहीं चाहिए। वो बोलते उबंटू के लिए हमारे पास, सॉरी फेडोरा के लिए हमारे पास नहीं। तो उसके बाद हमने उबंटू का जो सोर्स कोड जो उसने कोड दिया था वो कोड को लिया, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसको वो कोड को हमने कर्नल के साथ कंपाइल किया, तब यस फेडोरा में, और तब जाके वो प्रॉपर कर्नल हमने चलने लगे। अदरवाइज हमें कर्नल चलती नहीं, सॉरी ये टेस्टिंग चल ही नहीं रही। और उसके बाद ड्यूल ये था तो वो भी चलना चाहिए, तो एक बार वो भी प्रॉब्लम आया था। तो उसके बाद हमने ड्राइवर के अंदर उसमें चेंजेस किए, तब बाद में ये 2 वे टच चलने लगे। टच स्क्रीन में भी टाइप आते हैं, मल्टी टच और सिंगल टच। तो जो स्क्रीन था वो मल्टी टच था, मतलब 3-4 टच करेंगे तो भी चलेगा। सिंगल टच मतलब जहां पे एक बार टच किया वहां पे एक ही बार में वो काम करता है, तो ऐसा रहता है। और उसके बाद अपने ये लास्ट में आपको कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह सब रन करानी है, तो ये तो मैंने बहुत सारी जगह पे यूज किया हुआ क्लास में। अभी जो हमने दीनानाथ में प्रोजेक्ट किया तो उसके अंदर भी हमने किया था, भाई यहाँ जब भी मेरा सिस्टम बूट होता है, मेरे लॉग सारी फाइल जो है, टेम्पररी फाइल, कैसे फाइल, वो सारी की सारी रिमूव हो जानी चाहिए। तब हमने यहाँ पे किया, तो जैसे टेम्पररी फाइल वगैरह सब हम यहाँ से रिमूव कर पाते पूरा। राइट, क्लियर है? तो ये अपना बूटिंग सीक्वेंस है पूरा। ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और बुक के अंदर अपने जो है लिंक है वो अपने 6 का है, 6 को देख लेना, और ये डॉक्यूमेंट्स बना के देना, लिंक भेज देता अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। राइट, इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना दिया है, बट एक बार समझ लिया
आप इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो बूट लोडर को, मतलब बूटिंग को, राइट। अभी बात करते हैं अपना यहाँ पे ग्रब के अंदर। अभी ग्रब के अंदर कुछ आपको चेंजेस वगैरह सब कुछ करना है, राइट। तो उसके लिए हमें अपना vm/etc के अंदर ना, एक मिनट मैं अपने ये दिखा देता हूँ, grub.ch। ये एक्चुअली ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये कौन सी है, लिंक फाइल है, कहाँ की, वहां पे cfg, राइट। तो दोनों में से कोई भी आपको यूज करना है, यूज आप कर सकते हो, राइट। अभी ये जो फाइल ओपन करते हैं, जो आपने मेनू में दिखा रहा था वहां पे, वही सेम सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, दिखा रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे ये टाइम आउट हो रहा है जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, बट ये टाइम आउट हो रहा है सब आपको यहाँ से चेंज नहीं करना है। आपको कहां से चेंज करना है, वो डिफॉल्ट वाली ग्रुप से यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये मेनू एंट्री होगा सब आपको। बीच में मैंने इसका एक व्हाट्सएप में फोटो डाला था जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, उस टाइम पे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, आया। और यहाँ पे आप मेनू एंट्री में आपको चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये आपका चेंजेस एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये उसने अभी पार्ट कर दिया है। ये जो पार्ट है कहाँ पे आया उसने, 10_Linux नाम की ये यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, cd/boot के अंदर राइट। तो यहाँ पे ये सारे दिखा रहा था। अभी यहाँ पे मैं वी का क्या पे 10_Linux करूंगा, तो वहां पे इसका ये पूरा फॉर्मेट उठा के इसमें दिया, डिवाइस यूआईडी वगैरह सब कुछ वो क्या करेगा यहाँ से, ओएस रिलीज जैसे हमने आता है ना वहां पे क्या बोलते हैं, वेलकम टू CentOS 7 वगैरह। आपको बूट बैनर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बैनर जो रहता है ना वो वाला, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से निकालता है, यहाँ से उठाता है, ओएस वर्जन नेम वगैरह सब। और उसके बाद एक और भी था यहाँ पे मेनू एंट्री में, ये टाइटल जो आता है ना, ये रहा, ये मेनू एंट्री वगैरह सब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसने दिया हुआ है। तो जहाँ सब मेनू एंट्री टाइटल वगैरह सब आपको चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पे अलग अलग टाइप की बहुत सारे सब फाइल है। अभी VM मतलब मैं 00 यहाँ पे लेता हूँ हेडर, तो वहाँ पे हेडर कहाँ पे दिखाएगा पूरा, फिर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम कुछ इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करते। और उसके बाद दूसरा एक यहाँ पे आता है यूजर करके, आ गया 01 यूजर। ये तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसका देखेंगे ना, ट्रबलशूटिंग देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ग्रब का पासवर्ड कैसे सेट करना है। जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी आप कर सकते हो, बट अभी आपको यहाँ पे इसके अंदर ग्रब का पासवर्ड सेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये सब सिस्टम में करके रखा हुआ है, तो कैसे सेटिंग करना है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं पूरा। पासवर्ड भी सेटिंग इसमें आता है, पासवर्ड सेटिंग हमने डाल दिया। तो ग्रब को एडिट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे साला ये तो कोई भी ग्रब का अंदर चेंजेस किया, चेंज करने के बाद कोई भी मतलब सिंगल यूजर मोड में जाके रूट का पासवर्ड चेंज कर दिया उसने, तो क्या, तो उसके ग्रब का भी पासवर्ड आप क्या कर सकते हो वहां पे डाल सकते हो। तो जब हम ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा ग्रब का पासवर्ड कैसे डालना है। और सपोज ग्रब का पासवर्ड आपने खुद नहीं डाला है और आप भूल गए हो, क्योंकि वो यूजलाइज नहीं होता है, कब होता है जब बूटिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तब यूज लगेगा। सपोज आप भूल गए उसको और अभी आपको उसमें डालना है, सॉरी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तब अपने हमें वो भी मैं आपको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे दिखाऊंगा। तो ये सारे ट्रबल शूटिंग बूटिंग रिलेटेड जितने भी ट्रबल शूटिंग उस टाइम में मैं आपको ये बताऊंगा। ग्रब का पासवर्ड भूल गए तो क्या, रूट का पासवर्ड भूल गए तो क्या, राइट। और सिस्टम आपका बूट हो रहा है, बूट होने के टाइम पे कहीं पे स्टक हो गया है, तो उसके बाद आप क्या पे कैसे किस तरह से काम करोगे, किस तरह से देखोगे और कौन से रन लेवल पे जाके क्या चेंजेस करोगे, तो सब कुछ उस टाइम पे हम देखेंगे, राइट। ओके और उसके बाद दूसरा कुछ हम कस्टम भी डालते हैं। तो यहाँ पे अभी 41.custom आप देखो यहाँ पे आएगा, तो custom.cfg फाइल जो रहती है वहां से वो लेता है, राइट। सो अभी इसके अंदर ये भी फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, रीडमी फाइल। तो रीडमी फाइल के अंदर पूरा उसने दिया हुआ रहता है कि इसका क्या क्या है, क्या मीनिंग है नहीं।
राइट। तो इस सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट यहाँ पे ही है, राइट। तो ये फाइल के अंदर मैं आपको VM/etc के अंदर डिफॉल्ट ग्रब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे ये सेड कमांड है। तो सेड कमांड के अंदर आप देखोगे सिस्टम रिलीज, अभी देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये वेरिएबल क्या करता है, यहाँ पे पास कराता है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पे दिखाता है, राइट। तो ये फाइल के अंदर जाके ये सब मॉडिफाई, हाँ देखो ना, अभी करके दे देते हैं। राइट, ठीक है। उसके बाद अब अभी हमें देखोगे तो ये दिखाएगा लिनक्स वेब सर्वर जो भी वर्जन आपको डालना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे grub to mkconfig, राइट। उसके बाद -o, उसके बाद /boot, grub के अंदर grub.cfg, grub.cfg। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे जनरेटिंग करता है। सो अगेन जनरेटिंग करता है और यहाँ पे फाउंड इनिट टाइम में उसको सब कुछ यहाँ पे उसने इमेज बना दी है। इसके अंदर उसने जितनी भी कर्नल इमेज रहेगी वहाँ पे, जितने भी यहाँ पे इमेजेस रहेगी वहाँ पे VM लाइनस के अंदर, सबके अंदर वो क्या करेगा, ये डन करेगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं रिबूट करता हूँ इसको, राइट। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ls इसके पर ये फटाक से चला जाएगा क्योंकि वो बूटिंग फास्ट होता है ना, 6 के अंदर दिखता है गया, राइट। सो इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हो, चेंजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, वेलकम मैसेज, बैनर वगैरह सब कुछ, गूगल मैप, इसके अंदर इवन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बूट लोडर भी अपने हिसाब से।